नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों मैं ओ लेवल का जो M2 एग्जाम होता है आपका M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग जो है पूरा, उसका मैं जनवरी 2023 का ओरिजिनल पेपर लेके आया हूं। मैं पूरा का पूरा 100 प्रश्न आज आपको मैं कराऊंगा और वो भी ओरिजिनल प्रश्न है। मेरे पास ये पेपर देख रहे हो, ये वाला, ये असली पेपर है ना। तो ये M2 का है, जनवरी में जो एग्जाम हुआ था जनवरी 2023। नया सिलेबस, नया पैटर्न जब लागू हुआ उसके बाद पहली एक ही मतलब तभी तो एग्जाम हुआ। MCQ का भी जल्दी लागू हुआ, आप जानते हो। पहले तो डिस्क्रिप्टिव होते थे, अभी MCQ आप आ चुके हैं आपके भी एग्जाम में। तो ये असली पेपर है, इसको मैंने टेक्स्ट लिखवा के पूरा करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। अगर आप देखो, ये क्लास आपको YouTube पर भी मिलेगी और गोल्यान एप्लीकेशन पे भी मिलेगी, और इसका PDF आपको गोल्यान एप्लीकेशन पे मिलेगी। जो ऐप में इसको पढ़ रहे हो तो इस वीडियो के साथ आपको PDF इसका मिल जाएगा। और अगर जो YouTube पे पढ़ रहे हो तो भाई PDF अगर चाहिए तो आपको ऐप डाउनलोड करके वहां से मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर YouTube को देख रहे हो लाइक वाइक दबा कर देना ज्यादा, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मान लो आगे भी आपको मिलता रहेगा। अगर आपको पूरा कोर्स करना है तो गोल्यान एप्लीकेशन डाउनलोड करो पूरा कोर्स के लिए, अगर आपको अगले मतलब एग्जाम देना है तो। अभी तो फायदा नहीं आपको लेने से, है ना, कितना पढ़ पाओगे। खैर, कौन सी CSS की वैलिड बैकग्राउंड प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये सब क्वेश्चन जो है ना, जो अगर ध्यान से पढ़े होगे, नोट्स मैंने बताया था नोट्स बना लेना, नोट्स अगर बनाए होगे तो ये सब आप हवा में उड़ा दोगे। मैं दिखाता हूं कि कितने क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप शायद ना कर पाओ, लेकिन बहुत ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पढ़ा होगा वो कर लेगा। अब जैसे इसमें इमेज, बैकग्राउंड इमेज आपने देखा होगा, पोजीशन, कलर, ये सब होता है। ये वाला नहीं होता। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात सही कि नहीं है? इमेज, पोजीशन, कलर, ये तो नहीं होता। बैकग्राउंड कलर लगाना हो, पोजीशन, कहां पे पोजीशन करना है आपको, पोजीशन फिक्स करना है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। बैकग्राउंड इमेज लगाना आपको, तो वो सब चीजें कर सकते हो। अगला देखो, W3 CSS के बारे में क्या सही नहीं है पूछ रहा है। अब ध्यान से पढ़ो, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसलिए मैंने कर दिया है। पेपर भी वैसा ही आता है, ऐसा एकदम सेम पेपर लिखा रहेगा। एक आधुनिक उत्तरदायी मोबाइल का एक पहला CSS फ्रेमवर्क है। फिर कह रहा है W3 सभी ब्राउजरों के लिए समानता प्रदान करता है। तो ये दोनों सही है। ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, हमको सही नहीं है इसका आंसर देना है। सभी उपकरणों के लिए समानता प्रदान करता है, ये भी सही है। तो आपको उत्तर हो जाएगा डी नंबर। लिखा हुआ है कि W3.CSS मानक CSS नहीं है, उससे संबंधित है दोस्तों, उसी से। देखो, नॉट स्टैंडर्ड CSS तो वही है। ये CSS का ही एक, जैसे एक्सटर्नल CSS एक तरह का है ना। आपने क्लास की, देखो सबने नहीं लेकिन बहुत सारे जो लोग क्लास किए हो W3 CSS का, तो क्या है, तो एक तरह का मैंने आपको समझाया भी था कि एक्सटर्नल CSS है ये, है ना। उसमें जैसे CSS 3 प्रकार से हम लोग लगाते हैं। एक इंटरनल CSS, एक एक्सटर्नल CSS, एक इनलाइन CSS, है ना। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है, बस उसका लिंक जोड़ देते हैं बस हम लोग। इंटरनल में क्या होता है कि हम उसी के अंदर ही स्टाइल टैग के अंदर लगाते हैं। जैसे क्लास, हम लोग आईडी, सब सिलेक्टर नहीं होता, सिलेक्टर की मदद से। एक होता है इनलाइन, तो इनलाइन जैसे आपने कुछ लिखा H1, तो इसी के अंदर आपने स्टाइल लगा के इसी के अंदर कलर वलर कुछ कर दिया, वो होता है इनलाइन। लाइन के अंदर जो होता है इनलाइन। प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट्स में टेक्स्ट की पहली पंक्ति को इंडेंट करने की अनुमति देती है। द प्रॉपर्टी अलाउ, कौन सी प्रॉपर्टी है जो, जैसे आपने कुछ लिखा है ना, जैसे कुछ लिखा, ऐसे लिखा, अब ये लिख रहे हो कुछ, है ना। अब उसके बाद मान लो पेज आपका ऐसा है, पेज है ये, पेज में कुछ लिख रहे हो, उसके बाद आपने अपने यहां ऐसे लिख रहा है। फिर मतलब पहली लाइन जो है आपका इतना इंडेंट कर दिया, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना देखने में कि पैराग्राफ कुछ भी कर रहे हो ना पहली लाइन, तो वो किससे होगा ये पूछ रहा है। ये जैसे पहली लाइन ये यहां से शुरू हो, बाकी सब जैसे है वैसे हो, यहां से शुरू हो, तो पहली लाइन आपकी ऐसे लिखी होनी चाहिए। तो उसको लिए टेक्स्ट इंडेंट कर देते हैं हम लोग। बस टेक्स्ट इंडेंट करके कितना इंडेंटेशन आप देना चाहते हो पिक्सल में देते हैं।
2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, 15 पिक्सल, 20 पिक्सल, ऐसा। इनवैलिड HTML इवेंट की पहचान कौन सी है इनमें से? अब देखो, आपने इवेंट आपने देखा होगा। इवेंट तो हमने देखा था HTML में भी था कि उसमें था, जावास्क्रिप्ट में था, है ना, इवेंट के बारे में। नहीं तो जावास्क्रिप्ट में भी इवेंट रहता है, जैसे कहते हैं ना ऑन क्लिक, ये भी तो माउस इवेंट है। जब क्लिक करोगे आप तो कुछ होगा, क्या होगा, कुछ भी हो, वो चीज होता है क्लिक इवेंट, उसी को कहते हैं। तो जैसे नीचे देखो ऑन माउस होवर, तो ये बिल्कुल सही है। ये पूछ रहा है इनवैलिड, पूछ रहा है गलत कौन सा है, ये तो सही है। माउस ओवर का मतलब जब आप किसी चीज पे माउस ले जाते हो, माउस का कर्सर ले जाओगे। ऑन माउस आउट, आउट का मतलब जब आप माउस वहां से हटा लोगे, ये भी सही है। देखो अनलोड, लोड, अब इसमें एक चीज आपको बता दूं पहले ही, मैं देख रहा था तो अनलोड भी उसमें था। ये डायरेक्ट नहीं होता, जैसे ये ऑन लोड ऐसे होता है, ऑन अनलोड, लेकिन ये तो बहुत पॉपुलर है, इसी में डाउट। अनलोड का मतलब जो लोड ना हो रहा हो तब। ऑन लोड ये तो बहुत पॉपुलर, ये तो होता ही है, तो इसको आप नहीं करोगे। ए लंबा मतलब ये बी उल्टा हो गया, अनलोड पे करना। अगर ये सेम क्वेश्चन आता है तो अनलोड ही आपको उत्तर हो जाएगा। वैसे अनलोड भी मिलता है, लेकिन अब एक ऑन अनलोड करके, इसलिए ऑन नहीं लगाया है, तो उसमें भी वैसे नहीं लगाया। लोड वाला होता है ऑन लोड करके, और ये ऑन अनलोड भी होता है वैसे देखा जाए तो, लेकिन ये भी उत्तर यही करेंगे हम लोग क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है और अच्छा है। अब इसको देखो, W3 CSS निम्नलिखित बॉर्डर क्लास प्रदान नहीं करता। कौन सा बॉर्डर नहीं करता? बॉर्डर टॉप बच्चा कर लेगा, होता है ये। बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, सब होगा। बॉर्डर गटर, उत्तर सरल है कि नहीं है? अब आप इन सब में पास हो जाते, अगर ध्यान से पढ़ोगे पास हो जाओगे। अभी जैसे इस बार क्या हुआ, काफी दिनों बाद मैं भी पढ़ा रहा था ओ लेवल, आपको सच सच बताऊं, लेकिन आगे ओ लेवल में भी अभी फिर से मैं पढ़ाऊंगा, तो और अच्छा आपके लिए मिलेगा, ऐसा प्लान है। और अच्छे अच्छे टीचर भी हैं सब। अभी थोड़ा सा जैसे होता है ना कि एक बार धीरे धीरे सब इम्प्रूवमेंट होता रहेगा अच्छे से अच्छा। अब जो इस बार थोड़ा सा कमी रह गई कुछ, जिनके लिए वैसे उतना आपसे पास हो जाओगे आप। नया ईमेल जुड़ा है। ईमेल क्या है? अगर आप ईमेल लगा दिए इनपुट के साथ, इनपुट टाइप जैसे होता है ना, इनपुट टाइप ईमेल ऐसे होता है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। अगर ये लगा दिया आपने तो वहां पे @ लगाओगे तभी मानेगा, नहीं तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप बहुत कुछ होता है कि नहीं, सब होता है। अब किसी दस्तावेज की सामग्री के एक स्वतंत्र भाग को प्रस्तुत करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किस टैग का प्रयोग करेंगे? अब इसमें देखो सब अलग अलग है, तो अलग अलग में तो आर्टिकल टैग बहुत फेमस है भाई, और यही हो जाएगा आपको उत्तर भी। अब ये सब तो टैग भी नहीं है ना, तो आर्टिकल हो जाएगा उसका आंसर। सीधी सी बात है, साफ साफ नजर आ रहा है, आर्टिकल टैग है, बाकी न्यूज़पेपर थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं। हाइपर टेक्स्ट क्या है? हाइपर टेक्स्ट जब हम लिंक लगाते हैं वही है ना, सीधी सा हाइपर लिंक, हाइपर टेक्स्ट। जब हम लिंक लगाते हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन लिंक वाला दिया है? ये देखो लिंक दिया है C नंबर, पाठ जिसमें अन्य ग्रंथों से लिंक शामिल हो, मतलब ये C नंबर है ना। टेक्स्ट विच कंटेन लिंक्स टू अदर टेक्स्ट, सिंपल है। आगे बढ़ते। अब ये पूछ रहा है किस कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग दो वेरिएबल के बीच समानता के साथ साथ, ध्यान समझना, कंटेंट को खोजने के लिए किया जाता है। आप लोग अपने उत्तर देते रहो अपने हिसाब से, जैसे जो लोग एक नोट्स लिखा करो, ये सब PDF मिल जाएगा, उसमें आप नोट करते रहो कितना आपका सही हो रहा है, 70 पहुंच रहा है कि नहीं, 70+। भाई 70 नीचे में ही पाना, याद रखना, ऊपर ही कोशिश करना है बस, ठीक है। अभी इसको देखो। अब विच कंपैरिजन ऑपरेटर यूज्ड टू फाइंड इक्वलिटी ऑफ टाइप एज वेल एज कंटेंट बिटवीन टू वेरिएबल। अब देखो एक बार याद रखना, जब कभी A == B ये
ये कहता है इफ, जैसे लगा दिए इफ ए बराबर बराबर बी, मतलब यदि ए बी से बराबर है। ये तो तुलना करने के लिए होता है। अब एक होता है ए, ऐसे लगा देते हैं ना, ऐसे करके बराबर बी, मतलब यदि नहीं है, बराबर नहीं है तो, है ना, तो लेकिन इसमें ये उत्तर हम नहीं करेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि ये होता है, कहते हैं लाइट वेट है, इजी, मतलब हल्के में यूज होता है ये। और अगर बढ़ा भारी भरकम के लिए होता है ट्रिपल इक्वल लगा देना आप, क्योंकि इसके साथ साथ कह रहा है कि कंटेंट को भी दोनों मिला के इसमें बात कर रहा है, इसलिए 3 बार बराबर। दोनों, ये दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वलिटी के लिए, लेकिन एक लाइट वेट कहते हैं, एक हैवी, ये बात याद रखना आपको, है ना। जब लाइट वेट आप खुद समझ जाओगे क्वेश्चन को उत्तर। इनमें से कौन एक एंगुलर जीएस के लिए मान्य कथन नहीं है? एंगुलर जीएस के लिए मान्य कथन कौन सा नहीं भाई? तो यह एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, बिल्कुल है, ये जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, एकदम सही बात है। पूछ क्या रहा है, ये कथन नहीं है, अच्छा। या स्क्रिप्ट टैग के अंदर जोड़ते हैं उपयोग करके, बिल्कुल सही है। ये जैसे कि सीएसएस का एक्सटर्नल टैग लगाते हैं हम लोग, जावास्क्रिप्ट का भी एक्सटर्नल टैग लगाते हैं हम लोग, उसी तरह से ये भी होता है एक तरह का एक्सटर्नल टैग, अगर सीधी भाषा में हम कहें तो। यह सी में लिखा गया, यही गलत हो जाएगा। बाकी एंगुलर जेएस एक्सटेंड एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, सी में ये लिखा हुआ नहीं गया। W3 टेबल जो होता है उसके लिए निम्न क्लास प्रदान नहीं करता। देखो W3 स्ट्रिप्ड अगर आप लगा दोगे तो जैसे आपने कुछ लिखा है, जैसे ए बी, यहां पर लिखा 1 2, स्ट्रिप्ड लगाने से क्या करेगा दोस्तों, ये आपका एक तरह का इसे बैकग्राउंड ऐसे बना देगा। फिर आपने नीचे लिखा और, जैसे सी डी पी 4, तो ये क्या करेगा, यहां पर इसे जोड़ देगा बैकग्राउंड। इसीलिए मैं, आप लोग, बहुत लोग देखता हूं मैं, नहीं इसमें नहीं जोड़ेगा, सॉरी इसमें नहीं, दूसरे एक एक गैप करके ऐसे लगाता है। ये सब करके दिखाया हूं मैं वैसे। इसीलिए देखो, जैसे इस पे बड़े वाले बोर्ड पे बहुत लोग डिमांड करते हैं, मैं कहता, मुझसे देखता हूं मैं, मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर उसी बड़े वाले बोर्ड बढ़िया समझा दो। ठीक है, लेकिन जितना आपको समझ में कंप्यूटर पे आएगा, ये बात याद लिख के रख लेना, उतना इस पे नहीं आएगा अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो। क्योंकि आपको अगर सीखना है, करना है तो अच्छे से, नहीं तो मुझे क्या, मैं तो पढ़ाऊंगा जैसे कहोगे वैसे, समझ रहे हो। तो स्ट्रिप्ड का काम यही होता है कि ये एक एक छोड़ के उस पर लगा देता है, बैकग्राउंड हल्का सा ऐसे बना देता ना, स्ट्राइप होता नहीं है। यही गलत आपको उत्तर हो जाएगा। W3 बॉर्डर बहुत प्रसिद्ध है, बॉर्डर्ड। अच्छा, बॉर्डर और बॉर्डर में क्या डिफरेंस, आपके मन में आएगा सवाल, होना भी चाहिए कि सर ये स्ट्रिप्ड और स्ट्राइप तो आपने कर दिया बॉर्डर और बॉर्डर में। तो देखो इसलिए इस सबको देखो, ये क्लास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी होने वाली आज की कि अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि ये भी बता दूंगा, ये भी बता दूंगा, सब बता दे रहा हूं ना मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बॉर्डर और बॉर्डर, जैसे आपने टेबल बनाया था, तो टेबल है मान लो पूरा बना है, तो टेबल अगर बॉर्डर लगाओगे तो टेबल में ऐसे किनारे किनारे बॉर्डर हो जाएगा। और अगर बॉर्डर भी जोड़ दो ये नीचे वाला, तो इसमें ऐसे भी बॉर्डर बन जाएगा। ये बॉर्डर ऐसे ऊपर नीचे नहीं बनता, बीच बीच में ऐसे बन जाता है, याद रखना ये बात। मतलब बॉर्डर का मतलब बीच, नीचे नीचे बन जाएगा बीच बीच में, और बॉर्डर का मतलब किनारे किनारे बन जाएगा। ये देखो, अब नोटपैड प्लस प्लस में कौन सा कन्वर्टर मौजूद है, याद रखना, इसमें ASCII और हेक्सा तो होता ही है, प्लस हेक्सा टू HCI भी होता है, तो इसमें ए सही हो जाएगा, डी नंबर। ये दोनों, मतलब ये आपस में दोनों अपना बदल सकते हैं, उसमें होता है। ठीक है, ये अब यही चीज नोटपैड में दिखा देता है मैं आपको, कोई बात नहीं, समझ गया आप इतना। एक क्वेश्चन बहुत प्रसिद्ध है, आता है बराबर, फेमस क्वेश्चन है, इस बार भी आएगा हर, जरूर जरूर। जावास्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कौन सा है, मस्त सवाल है ये। तो ऑपरेटर आपको सारा रट लेना है, PDF आपको मिला ही होगा,
सारा ऑपरेटर में जाओ, झटाझट झटाझट जितने ऑपरेटर ने देख लो फटाफट। जैसे अभी इक्वलिटी वाला आया था, देख लेना फटाफट। अब ये वाला देखो, एक्सपोनेंशियल का मतलब समझ लेना पावर की बात कर रहा है। जैसे हम 5 की पावर 2 लिखते हैं, इसको अगर हम जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे दोस्तों, 5 डबल स्टार 2। ये होता है 5 की पावर 2। उत्तर हो जाएगा ये। अच्छा, ये किसके लिए होता है परसेंटेज? ये होता है मोड के लिए। मोड बोले तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर। जैसे 10 मोड ये लगा दिया आपने 3, इसका आंसर आएगा 1। शेषफल जो बचता है उसको कहते हैं। और डबल स्टार लगा दिए तो 5 का डबल स्टार 2 मतलब 25। बात समझे? और ये यूज नहीं होता है। ठीक है भाई, आगे देखो, नेविगेशन लिंक का एक सेट कौन से टैग का उपयोग करके परिभाषित किया गया है? अ सेट ऑफ नेविगेशन लिंक्स इज डिफाइंड यूजिंग टैग। नेविगेशन की बात कर रहे हैं। नेविगेशन का मतलब होता है, जब आप ऊपर देखते होंगे जैसे होम लिखा है और यहां पे लिखा है कोई भी चीजें लिख दो, जैसे लिखते ना न्यूज, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, ये सब जो लिखा होता है नेविगेशन है, कहते हैं नेविगेशन बार इसको बोलते हैं वेबसाइट की दुनिया में, वेब डिजाइनिंग की दुनिया में। इसके लिए NAV नो टैग यूज करते हैं। अब आपके मन में आएगा सर ये फिर ए किसके लिए करते हैं? ए इस दोस्तों करते हैं लिंक जोड़ने के लिए। ए लिखने के बाद आपको HREFV लिखना होता है, इसी में हम लिंक लिखते हैं। जैसे यहां पे कोई लिंक डाल दो, समथिंग समथिंग समथिंग, कुछ भी लिंक .com जो भी यहां पे, उसके बाद ये क्लोज करके यहां पे उसको आउटपुट लिख देना है। जैसे अबाउट अस के बारे में आप लिख रहे हो, आउटपुट ए बाहर दिखेगा, लिंक बाहर नहीं दिखता। लिंक के बाद जो लिखते हो आप वो बाहर दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। फाइल प्रोटोकॉल का उपयोग, इसमें सिर्फ फाइल प्रोटोकॉल लिखा गया है। वैसे होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देखा जाए रियलिटी तो FTP। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन है, असली क्वेश्चन यही था पेपर में। ये जो परखा है ना, ये भाई ये इसी में सब लिखा है, यही तो मैंने आज छपवाया पूरा। मैं सोचा कि आप सबको करा देता हूं थोड़ा सा, और ऐसे कराऊंगा कि 100 क्वेश्चन आया है तो आपका कम से कम 300-400 क्वेश्चन तक पहुंच जाए मामला। इसीलिए आराम से ध्यान से समझ लेना, आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो। ठीक है, अब देखो, ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सीधी सी बात है। जब भी प्रोटोकॉल की बात आती है, ये सब प्रोटोकॉल इंटरनेट पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ना कि नीचे तक। अब जैसे यहां पे लिखा है फाइल की डिजाइन और संरचना करने के लिए नहीं होता, हार्ड डिस्क से मतलब ही नहीं होता, इससे फाइलों को स्टोरेज स्पेस तय करने के लिए होता ही नहीं। ये सिर्फ सर्वर से क्लाइंट को कंप्यूटर फाइलों में हस्तांतर करता है। ये सर्वर की बात आ गई, सर्वर क्लाइंट, क्लाइंट सर्वर, सर्वर क्लाइंट, मतलब फाइल को ट्रांसफर करने का काम करता है ये। कब? जब हम सर्वर और क्लाइंट की बात करते हैं, इसमें मतलब नेट पे और वैसे देसी भाषा में जब कोई चीज आप भेजते हो कहीं पे, कोई फाइल छोटी मोटी, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से ही जाता है। अब देखो, एक सामान्य इनलाइन एलिमेंट है जो कोई इनहेरेंट फॉर्मेटिंग नहीं लागू करता। इज ए जेनेरिक इनलाइन एलिमेंट्स दैट अप्लाइज नो इनहेरेंट फॉर्मेटिंग। मतलब कि ऐसी कौन सी इनमें है जो कोई फॉर्मेटिंग लागू नहीं करता है? अब बिट्स तो खुद ही फॉर्मेटिंग है, चौड़ाई बढ़ाने का, घटाने का, कलर रंग कर देगा आपका। लड़ाई सिर्फ ड्यू और स्पैन में है। देखा जाए तो ड्यू भी कुछ खास फॉर्मेटिंग लागू नहीं करता है, लेकिन स्पैन जो होता है ये इसी मामले में माना ही जाता है कि ये कोई फॉर्मेटिंग यूज नहीं करता। इन सब में अलग से लगाना पड़ेगा आपको। लड़ाई डी और स्पैन में है, लेकिन स्पैन आपको उत्तर करना है अगर ये ऑप्शन में दोनों रहता है साथ में। तो ड्यू क्या होता है? ड्यू भी जैसे पी टैग नहीं होता, पैराग्राफ बनाते हैं हम लोग, उसी तरह से दोस्तों ड्यू भी होता है। जैसे एक डिवीजन बनाते हैं, एक पैरा, जैसे पैराग्राफ हो गया, वो भी तो एक तरह का पार्ट है ना। उसी तरह डिवीजन जो बनता है वो भी तो एक तरह का पार्ट है ना।
तो डिवीजन हो गया, पैराग्राफ हो गया, सेक्शन हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। जैसे आर्टिकल के रूप में हमने देखा था, वो भी एक तरह का आर्टिकल बना देता है। वैसे ऐसे थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, थोड़े थोड़े बहुत छोटे छोटे चेंजेस में। डी और पी में तो हमने आज तक देखा नहीं कोई चेंजेस। अब देखो ये वाला, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषता की पहचान करें। तो एयर ब्रशिंग, रेड आई रिमूवल, क्रॉपिंग, तो ये सब तो कर लेगा ना। क्रॉप करना हो, फोटोशॉप में जो लोग लिए हो भाई, ये फोटोशॉप क्लास करा दिया हूं मैं, देख लेना उसको, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। अगर नहीं देखे हो तो ये देखो, कौन सा फिल्टर फोटो को टिंट करने के लिए कैमरा लेंस में रंगीन फिल्टर जोड़ने वाले फोटोग्राफरों के विचार पर आधारित है। विच फिल्टर इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फोटोग्राफर्स एडिंग कलर्ड फिल्टर्स टू कैमरा लेंस टू टिंट द फोटो। टिंट द फोटो, देखो इसमें कैमरा लेंस में रंगीन फिल्टर जोड़ने वाले फोटोग्राफरों पे विचार पर आधारित है। फिल्टर फोटो को देखो, तो इसका एक ही उत्तर होगा बस, फोटो फिल्टर। अब भाई फोटो फिल्टर से ही करोगे ना तभी तो होगा कोई चीज, है कि नहीं। तो इसका हो जाएगा फोटो फिल्टर। याद रखना एकदम दिमाग में, इसको फोटो फिल्टर की मदद से ही हम करेंगे ये सब। कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे उल्टा सीधा दे देते हैं ये लोग। HTML के लेबल टैग के बारे में क्या सही नहीं है, हैं? कई फॉर्म तत्वों के लिए एक लेबल को परिभाषित करता है, ये तो सही बात है। लेबल का मतलब कुछ नहीं होता। जैसे हम लेबल लगा दिया आपने, जैसे वो करना है, मान लो पी टैग यूज करते हो पैराग्राफ बनाने के लिए, तो आउटपुट के लिए पी आएगा। तो कुछ फर्क उसमें, मतलब कुछ खास फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। उसी तरह से लेबल कुछ खास फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेबल का मतलब होता है, जैसे कि मान लो आपने फॉर्म बना रहे हो आप, हैं? आपने कहा इनपुट टाइप, जैसे लगाया इनपुट टाइप, मान लो आपने टेक्स्ट ही लिख दिया। टेक्स्ट, इसका मतलब क्या होता है? एक बॉक्स बन जाएगा ऐसे ऐसे। अब इस टेक्स्ट से पहले आप कुछ लेबल लगा दो, तो लेबल यहां अंदर लगाओ। लेबल में ऐसे लगा दो कि लेबल, ऐसे लेबल लगा के कुछ लिख दो। अब यहां पे नेम, मतलब इसका लेबल नेम है, तो ऐसे नेम करके ऐसे लगा दोगे। जब लिख दोगे तो यही नेम यहां पे दोस्तों ऐसे आ जाएगा। इसी को कहते हैं लेबल लगा दिया। लेबल टैग के अंदर लगा देते हैं हम लोग, बस सिंपल है एकदम। तो लेबल में क्या कहता है? दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी है। यही आपका गलत हो जाएगा। क्यों? दृष्टिबाधित मतलब जो देख नहीं सकता। अब भाई देख नहीं सकता, उसके लिए कोई मतलब ही नहीं। आप समझते हो, समझदार हो, बोलेगा थोड़ी ना, आवाज करेगा, या फिर उभरी हुई डिजाइन बना देगा, इसे छू के कर लेगा। दोनों को नहीं हो सकता। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उत्तर कर लोगे। अब स्टाइल शीट की बॉडी में क्या शामिल है, पूछ रहा है। अच्छा, तो स्टाइल शीट का मतलब ही क्या होता है? किससे संबंधित होती है ये CSS से संबंधित होती है, इसलिए कहते हैं इसको CSS रूल मान लो। फॉर्मेट रूल, सीट रूल छोड़ो, CSS स्टाइल का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS का मतलब ही होता है। तो CSS स्टाइल दोनों का रिलेशन है, उसका CSS रूल्स शामिल होते हैं। HTML का अर्थ क्या होता है? HTML से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जो मतलब बता देता हूं मैं, HTML जो है वो सबसेट ऑफ HTML, मतलब यह HTML का सबसेट है जो HTML है आपका। और इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला रेक्टेंगल मार्किंग टूल का उपयोग क्या होता है? मार्किंग टूल जो होता है उसमें रेक्टेंगल भी होता है, उसमें सर्कल भी होता है, उसमें ऐसे बहुत चीजें होती है दोस्तों। तो एक्चुअल में दोस्तों मार्किंग टूल को सिलेक्शन टूल भी कहा जाता है। मतलब वो एरिया सिलेक्शन टूल के नाम से जानते हैं। मार्किंग टूल हो गया, लेसो टूल हो गया, जिससे हम क्रॉप करते हैं ऐसे करके। कुछ फोटो है, यहां लग दिए, फिर यहां करके ना क्रॉप करते हैं, लेसो टूल हो गया।
मार्क टूल का शॉर्टकट की M होता है, उसी बगल मूव होता है जिसका V होता है। ऐसे सब बताए हूं मैं जो किया होगा उसका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन कहां पे है? सिलेक्टिंग पोर्शन इनसाइड इमेज, इमेज के अंदर के हिस्से को चुनना ही मार्क टूल का काम होता है एक तरह से। वैसे बनाते हैं हम लोग बहुत डिजाइन उसी से है, बहुत सारा ऐसे बन जाता है, तो उसमें कलर और भर देते हैं, कुछ भी डिजाइन बना देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मेन काम उसका होता है सिलेक्शन वगैरह करना। कहीं पे सिलेक्शन करेंगे तभी तो रंग भरेंगे उसमें, है कि नहीं? अब देखो, एक ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्त उपकरण जो अपने स्वयं के परिणाम उत्पन्न करने के लिए वेब सर्च इंजन के डेटा का उपयोग करता है। अब देखो, इसमें याद रखना, सर्च इंजन क्या करेगा? नॉर्मली हमारे कुछ चीजों को दिखाता है जो भी हम ढूंढना चाहें, चाहे हम वीडियो, इमेज, ऑडियो, फोटो प्लस टेक्स्ट, सब कुछ। मेटा सर्च इंजन क्या करता है? मेटा सर्च इंजन का मेन काम होता है कि जैसे आपने कुछ चीजें सर्च किया तो वही तो ढूंढ के खींच खांच के लाता है, जैसे कहीं और पे पड़ा है वो। याहू में है, आप गूगल में सर्च कर रहे हो तो वो वाला भी जैसे गूगल में नहीं मिला, याहू में है तो याहू वाला आपके सामने पेश कर देगा कि लो भाई तुम। ये मतलब है मेटा का। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेटा सर्च इंजन। पूछ क्या रहा है? वही पूछ भी रहा है, एन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल टूल दैट यूजेस द डेटा ऑफ वेब सर्च इंजन टू प्रोड्यूस इट्स ऑन रिजल्ट। उसके अपने रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल सही बात है, मतलब ऐसा कुछ काम करता है। मेटा का काम ही यही होता है। क्या पैडिंग प्रॉपर्टी में नेगेटिव वैल्यू हम लगा सकते हैं कि नहीं? पैडिंग क्या होता है आपके मन में? पैडिंग का मतलब होता है कि जैसे यहां से भाई क्या होगा, जैसे कि ए दूरी है, देखो मार्जिन, पैडिंग और इंडेंट ये समझ लेना तीनों भाई भाई हैं। काम लगभग लगभग वही है, बस मार्जिन का मतलब किनारों से दूरी कर देता है, पैडिंग का मतलब वो भी दूरी करता है किनारों से, इंडेंट कह रहे वो भी किनारों से दूरी करता है। तो सारा काम वही खेल है दोनों सबका, देखा जाए तो एक्चुअल में। लेकिन पैडिंग में हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लगा सकते, नो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इंडेंट में हम नेगेटिव वैल्यू लगा सकते हैं। इंडेंट में हम नेगेटिव वैल्यू जोड़ते हैं। अगर जोड़ दिए तो क्या होगा, जैसे सब कुछ ऐसे लिखा है ऐसे लाइन में, अब एक लाइन में आपने इंडेंट जोड़ दिया ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा नेगेटिव का मतलब, और आगे बढ़ जाएगा नेगेटिव में इंडेंट में, बाकी नहीं लगाते। ये देखो, जब यूजर माउस कर्सर को स्पेसिफाइड एलिमेंट्स पर ले जाता है तो सूडो क्लास एक्टिव हो जाता है। अब बताओ, तो उसको कहते हैं होवर, कहते हैं ना होवर सूडो क्लास इज एक्टिवेट व्हेन द यूजर मूव्स द माउस कर्सर ओवर द स्पेसिफिक एलिमेंट। जैसे कहीं पे भी लगाए हो आप यहां पे, तो होवर सूडो क्लास यही एक्टिवेट हो जाता है। ये भी एक तरह का क्लास है, जैसे कि हम लोग सिलेक्टर नहीं लगाते बहुत सारा सीएसएस में, उस तरह का यूज होता है, कहते हैं होवर। कौन सा एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं है जो नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद नहीं है? देखो MD5 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, होता भी है उसमें। MD का मतलब क्या होता है? आपने MD का मतलब होता है दोस्तों मैसेज, लिख देता हूं मैं, वैसे आता नहीं है वैसे, मैसेज डाइजेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, मैसेज डाइजेस्ट। और क्या ये इंपॉर्टेंट है, MD6 नहीं होता है। क्या पूछ रहा है इसमें? नहीं है, जो नहीं है तो उत्तर आपका हो जाएगा MD6, बस सी नंबर। MD6 नहीं होता। SHA 256 भी होता है 100%, ठीक है। SHA का फुल फॉर्म अभी मुझे याद नहीं आ रहा यार, नहीं तो उसको वही बताता। SHA आप देख लोगे तो मिल जाएगा। नोटपैड में आपको कहां चले जाना है, एक कौन सा एन्क्रिप्शन वाला जो पार्ट होता है ऑप्शन होगा एल्गोरिदम एन्क्रिप्शन करके, उसी में ये रहता है, ठीक है।
उसी में मिल जाएगा। व्यवसाय के लिए फोटो एडिटिंग द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों की पहचान करें। अच्छा, जैसे व्यवसाय मतलब बिजनेस के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो ब्रांड बिल्डिंग तो ठीक है, जैसे फोटो वोटो से भाई बढ़िया ब्रांड वगैरह बनाना हो आपको, आजकल ये तो चल रहा है ना, बढ़िया फोटो दिखा के कर देते हैं काम। बेटर सेल्स, भाई सेल्स भी बढ़ेगा आपका, तो सब हो जाएगा। जब दो हो गया तो मतलब ऑल ऑफ रबश सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी सब हो जाएगा उसी में ना। आगे बढ़ते हैं। टेबल में रिस्पॉन्स, W3 टेबल में रिस्पॉन्सिव टेबलों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखो, W रिस्पॉन्सिव क्लास एक उत्तरदायी तालिका बनाता है, मतलब ये जो W रिस्पॉन्सिव क्लास क्रिएट रिस्पॉन्सिव टेबल, बिल्कुल सही बोल रहा है ये। रिस्पॉन्सिव लगा देने से किसी भी चीज में अगर आप रिस्पॉन्सिव लगा दिए, खास करके टेबल में, तो रिस्पॉन्सिव टेबल बना देगा आपको ये। ठीक है, एकदम सही बात है ये। यह छोटी स्क्रीन पर क्षैतिज रूप से स्क्रॉल होता है, बिल्कुल सही बात है। जब भाई रिस्पॉन्सिव हो जाएगा तो होगा ही। टेबल क्लास एक रिस्पॉन्सिव टेबल बनाता है ना ना ना। जब ये दोस्तों W3 रिस्पॉन्सिव ही रिस्पॉन्सिव बना दिया, देखो ये तो कह रहा है W3 टेबल जो है वो भी रिस्पॉन्सिव बनाता है, तो दोनों में से कोई एक ही बनाएगा ना। खुद सोचो आप, तो W3 टेबल जो होता है वो तो टेबल बनाने के लिए होता है, उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम W3 रिस्पॉन्सिव का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या पूछ क्या रहा है ये? सही नहीं। अच्छा, तो भाई यही सही नहीं होगा और क्या? C नंबर। बात सीधी सी है एकदम। खुद सोचो, W3 टेबल तो टेबल बनाने के लिए होता है ना, उसको रिस्पॉन्सिव कौन बनाता है? ये बनाता है ना। खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, कन्फ्लिक्टिंग स्टाइल्स के बारे में क्या सच है? देखो, कन्फ्लिक्टिंग स्टाइल का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। जब आप किसी एक ही टैग में, जैसे H1 आपने लिखा टैग, अब H1 लिखा, कुछ लिखा, मान लो हेलो, फिर H1 क्लोज कर दिया। अब इसके चक्कर में आपने क्या क्या किया? एक एक्स्ट्रा CSS का एक एक्सटर्नल टैग भी लगा दिया, उसमें कलर रेड कर दिया। फिर क्या किया आपने? फिर एक और इंटरनल CSS लगा दिया, उसमें कलर उसका ब्लू कर दिया, और फिर एक और लगा दिया इसके अंदर, H1 के अंदर, इसमें कलर आपने स्टाइल लगा के, मतलब कलर आपने येलो कर दिया। तो दोस्तों ये लेगा कौन सा कलर पता है? ये येलो कलर लेगा। जो आपने यहां इन लाइन में जो सबसे नजदीक उसके होता है ना, उसी को सबसे पहले लेता है वो। 4-5 टैग आपने लगाया है, लेगा कौन? हो सबसे लास्ट में जो किया है आपने। ये बात आपके माइंड में रखे रहना, उसी को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल। ये तो हो गया आपका क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर किया मैंने कि इसका मतलब यही होता है। अब क्वेश्चन का उत्तर क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन को उत्तर उल्टा सीधा दिया था, सच बताऊं तो। कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स एज स्टाइल कैन बी डिफाइंड बाय यूजर, मतलब कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑकर जो होता है वो यूजर, ऑथर या फिर यूजर एजेंट के द्वारा डिफाइन होता है, परिभाषित होता है। अब स्टाइल कैस्केड आर फ्लो टुगेदर, कह रहा है कि स्टाइल जो होगा वो किसी एक को लेगा, मतलब अपने हिसाब से। कैस्केड का मतलब ये होता है कि किसी एक को लेगा, या फिर फ्लो टुगेदर हो जाएगा। टुगेदर तो होगा नहीं। अल्टीमेट अपीयरेंस ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल डिफाइंड इन सेवरल वेज, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है सेवरल वेज में डिपेंड करता है उसके, ये गलत है। स्टाइल डिफाइंड बाय द यूजर एजेंट टेक प्रेसिडेंस ओवर स्टाइल डिफाइंड बाय यूजर, कह रहा है जो यूजर द्वारा किया होगा उससे पहले यूजर एजेंट जो किया होगा वो मान लिया जाएगा। नहीं, तो माना कौन जाएगा? जो सबसे लास्ट में किया जाता है। ये भी गलत, ये भी गलत। लड़ाई सिर्फ इन दोनों में है। ये तो कह रहा है डिफाइन हम कोई यूजर ही हम ही लोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। अब इन दोनों में लड़ाई, बड़ा कंफ्यूजन वाला ये था, मैं समझ नहीं पाया उत्तर कौन से दो। जैसे ये कह रहा है कैस्केड का मतलब यही होता है कि किसी एक को ले लेगा अपने हिसाब से, लास्ट वाले को लेगा, फिर कह रहा है या फिर फ्लो टुगेदर, साथ साथ में फ्लो हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, तो ए वाला करके चलते हैं। याद रखना मुझे बी में भी डाउट है, क्योंकि ये लोग क्वेश्चन का उत्तर सही से ऑप्शन दिए नहीं। सच्चाई तो यही मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ए वाला ही कर रहा हूं मैं भी। ठीक है,
क्योंकि ये तो साफ साफ है कि हम यूजर ही उसको डिफाइन करते हैं। ये देखो इमेज में टोन कैसे बनाए जाते हैं, जब रंग में ग्रे जोड़ा जाए, काला जोड़ा जाए, सफेद जोड़ा जाए। टोन कैसे बनेगा, देखो सफेद से तो काम नहीं होगा, काला से भी काम नहीं होगा, सिर्फ ग्रे से काम होगा। याद माइंड में रख के रहना आप लोग। काला जोड़ दिए मजा नहीं आएगा, सफेद जोड़ दिए तो भी मजा नहीं है, ग्रे जोड़ोगे तो मामला थोड़ा बहुत टोन बनेगा। बात समझो, आगे बढ़ते हैं। ये वाला W3 CSS में बेसिक लिस्ट की पहचान करें। देखो बेसिक लिस्ट, बॉर्डर तो बॉर्डर बनाता है, कह दो हाँ, सेंटर तो सेंटर में कर देगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। OL मतलब ऑर्डर्ड, क्या होता है भाई, ऑर्डर्ड लिस्ट। और यही UL भी लगाता है, W3 UL। UL का मतलब अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट जोड़ लेना, काम खत्म। और देख लेते हैं ये वाला, कुकीज के बारे में गलत कथनों की पहचान करें। कुकीज के बारे में गलत कथन कौन सा है, नीचे से पढ़ते हैं। कुकीज कैन नॉट कंटेन मोर देन 4 KB, बिल्कुल सही बोल रहा है। 4 KB से ज्यादा ये कंटेन नहीं कर सकता। आपको लग रहा है 4 KB बड़ा कम है सर, हाँ बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन बच्चा ये बताओ जो टेक्स्ट होता है वो बाइट में होता है, बिट में होता है, बिट में होता है, सॉरी बिट में, और KB किलो बाइट। तो जो चीज हमें छोटा लगता है या फिर बड़ा लगता है, बड़ा कंफ्यूजन है, वो चीज जो बड़ा सोचते हो छोटा है और जो छोटा सोचते हो बड़ा है ना। तो 4 KB भी बड़ा है। जैसे हम लोग इंसान छोटे हैं कि बड़े हैं, अरे पागल इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा ब्रह्मांड, हम लोग इतने बड़े बड़े तो ना, देखा जाए तो उतने बड़े भी नहीं है। जैसे हम लोग की नजर में चींटियां हैं, वैसे हम भी किसी की नजर में चींटियां हैं, है ना। इतनी बड़ी ब्रह्मांड, इतना असंख्य ब्रह्मांड है दुनिया में, कोई जानता है कितनी, कितना सूर्य है, कितना चांद है, कितनी अर्थ है, कितनी धरती है, कितने लोग रहते हैं, कहाँ दुनिया में कितनी दुनिया भी होगी, क्या पता, क्या पता ऐसे हमारे जैसे लोग भी होंगे दुनिया में। ऐसे बहुत कुछ, तो बात मोटा मोटा अलग चला जाएगा, लेकिन 4 KB होता है, यह बात याद रखना है आपको। कह रहा है कुकी वेरी हेल्पफुल इन कीपिंग ट्रैक ऑफ यूजर्स इन डेवलपिंग ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है कि कुकीज जो होता है वो हमारे जो हम लोग सर्च वगैरह करते हैं उसको पहचान करता है, उसको समझता है ना। और कुकीज हैव द पोटेंशियल ऑफ बीइंग यूज्ड टू वायलेटेड द प्राइवेसी यूसेज, ये भी सही है। कुकीज आर प्रोग्राम विच रन इन द बैकग्राउंड ऑफ द वेब क्लाइंट, यही आपका गलत हो जाएगा। ए नंबर, कुकीज जो होता है, कह रहा है प्रोग्राम होते हैं जो वेब क्लाइंट के चलते हैं। नहीं, वेब क्लाइंट के बैक में कुछ नहीं चलता है। बाकी ये तीनों एकदम सही है। कुकीज उपयोगकर्ता की गोपनीयता को उल्लंघन करने के लिए उपयोग किए जाने की क्षमता है, ये सब ठीक है। यही आपका उत्तर हो जाए, बैकग्राउंड में चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला आई फ्रेम टैग के बारे में कौन सा सही है। आई फ्रेम, तो देखो आई फ्रेम करता है, जैसे आपने ये सब लिखा, आपके मन में आया कि एक फ्रेम बना लेते हैं यहीं पे, तो फ्रेम, आई फ्रेम लिख के उसका अपना साइज जो है दे दो, कहां रखना है, कितना दूर, कैसा अपना रख दो, एक फ्रेम बन जाएगा, आपके पेज में ही फ्रेम बन जाएगा, मस्त। कहते हैं आई फ्रेम। ये इनलाइन फ्रेम है, बना सकते हो बिल्कुल। एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट्स विद इन द करंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही बात है, ये भी कर सकता है आप, मतलब किसी और डॉक्यूमेंट्स उसी करंट में लगा दो बढ़िया से, एक अलग से ऐसे, है ना। तो उत्तर क्या करोगे, दोनों करोगे, बोथ करना। ये वाला B एंड AB, मतलब A एंड B। स्टाइल क्लास के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं भाई स्टाइल क्लास के बारे में। तो केवल स्टाइल शीट में परिभाषित विशिष्ट एलिमेंट्स प्रकारों पर लागू होते हैं। शैलियों को परिभाषित करें जिन्हें किसी भी एलिमेंट्स पर लागू किया जा सकता है, या फिर स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन अंडरस्कोर से पहले होती है। देखो भाई स्टाइल क्लास, आपने सिलेक्टर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, सिलेक्टर। सिलेक्टर में आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ चीजें ऐसे पॉइंट पे लगा के लगाते हैं। पॉइंट जैसे आपने लिख दिया H1,
अब उसके बाद ऐसे लगा कि उसमें लग दिए कलर फलाना, है ना, बैकग्राउंड कलर, कुछ जो भी लिखो आपके ऊपर डिपेंड है। डॉट लगा के लगाते हो ना, किसी को हैज लगा के लगाते हो उसको कहते हैं आईडी, जो डॉट लगा के लगाते हो उसको कहते हैं क्लास। कह दो हाँ बात तो सही है। और ये पूछ रहा है क्लास के बारे में और कह रहा है कौन सा गलत है, नहीं सही नहीं है। तो हमको एक बात बताओ, ये जो डॉट होता है ना इसको पीरियड के नाम से जाना जाता है कंप्यूटर की भाषा में, इसीलिए स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन एक पीरियड से पहले होती है। और ये सी नंबर आपका गलत हो जाए क्योंकि स्टाइल क्लास डिक्लेरेशन अंडर स्कोर से पहले होती है। अंडर स्कोर से पहले नहीं होती ना, बिल्कुल नहीं होती। किससे होती है? पीरियड से होती है, पॉइंट से होती है। तो गलत तो यही हो गया ना, बाकी तो जो लिखा है सही है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, W3 फॉन्ट में डिफॉल्ट फॉन्ट बताओ। अब लो, ये भी एकदम चिल्ला चिल्ला के मैं बताया था कि डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है। जितने क्वेश्चन बताया अभी तक मैं 35 क्वेश्चन बताया हूं, इनमें से दोस्तों बहुत, अगर आप नहीं कर पाओगे तो 5 क्वेश्चन बस। अगर आप सही से पढ़े होगे तो, अगर आप 30 में 5 नहीं कर पाए तो 100 में कितना नहीं कर पाओगे? मान लो 15 क्वेश्चन, मान लो घटा देता हूं 85, 85 में 5 भी निकाल 80, 80 जो कर लिया उसका कल्याण तय। थोड़ा और कम भी चलेगा प्रैक्टिकल में उसको, लेकिन पास तो होना ही पड़ेगा। अब इसको देखो, W3 फॉन्ट में वरदाना होता है। कौन सा होता है? वरदाना होता है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। जावास्क्रिप्ट में एक एलिमेंट्स को किसका उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है? एन एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग। किसका यूज करके हम एक्सेस करते हैं भाई? एलिमेंट्स का मतलब आप समझते हो ना, एलिमेंट्स का मतलब जितने भी टैग वैग हम लोग लगाते हैं सब एलिमेंट्स ही कहा जाता है उसको, ठीक है। जो कुछ भी टैग लगा के लिख दिए, कुछ भी कर दिए भाई, बहुत सारी चीजें हम लिखते हैं ना, बहुत प्रकार के बहुत सारी चीजें, तो उसको कैसे हम एक्सेस करेंगे? तो आपने देखा होगा गेट एलिमेंट्स बाय नेम, ये तो होता है। बाय नेम भी आपने देखा होगा अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा जो, तो बाय आईडी बिल्कुल होता है, बाय क्लास नेम बिल्कुल होता है। मतलब ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, मतलब सभी होते हैं, है ना। अगला देखो, HTML नियंत्रणों के मान के एप्लीकेशन डेटा को बांधता है। ब्लाइंड्स द वैल्यू ऑफ HTML कंट्रोल्स टू एप्लीकेशन डेटा। मतलब HTML कंट्रोल एप्लीकेशन डेटा को बांधता है, ब्लाइंड्स करता है कौन? NG ऐप। NG ऐप क्या करता है दोस्तों? ये JS एंगुलर, एक JS एंगुलर का क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। इसका JS एंगुलर का क्वेश्चन है, ये JS एंगुलर का क्वेश्चन है। NG ऐप JS एंगुलर एप्लीकेशन को शुरू करता है, ऐप लगा ना उसमें, याद रखना ये एप्लीकेशन को शुरू करता है। इनिट क्या करता है? ये एप्लीकेशन के डेटा को शुरू करता है। देखो ऐप क्या करता है? एप्लीकेशन को शुरू करता है। इनिट क्या करता है? ये उसके एप्लीकेशन के डेटा को शुरू करता है। इनिशियलाइजेशन या फिर इनिशियल इसको कहते हैं। NG मॉडल ही आपका इसको ब्लाइंड्स द वैल्यू ऑफ HTML, ये कहते हैं NG मॉडल। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या करता है? कंट्रोल करता है किसी भी कंट्रोलर को इसमें ऐड करना अगर आपको, तो कंट्रोलर को हम इससे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चारों याद रखना है आपको। ये देखो कौन सा वैध इनकोडिंग मानक नोटपैड प्लस प्लस में मौजूद नहीं है? तो NSI ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें, और UTF-8 भी होता है, UTF-8 बॉम भी होता है, बचा UTF-16। याद रखना UTF-16 नहीं होता, लेकिन अगर UTF-16 के आगे अगर लिख जाए यहां पे B बॉम तो ये होता है। एक होता है LE बॉम, ये भी होता है। मतलब UTF-16 अकेले नहीं होता, लेकिन UTF-8 अकेले होता है। UTF-8 होता है, लेकिन UTF-16 अगर 16 लिख दिया अकेले तो ये नहीं होता। AngularJS एप्लीकेशन को इनिशियलाइजेशन करने का निर्देश, जस्ट अभी मैंने चर्चा किया, कुछ चीजें ऐसे बात बोला मैंने, क्या आपको बता सकते हो इसका उत्तर? राइट उत्तर, तो राइट उत्तर क्या होगा बताओ?
क्या बोल रहा है, डायरेक्टिव टू इनिशियलाइज एंगुलर जेएस एप्लीकेशन। एंगुलर जेएस का एप्लीकेशन का इनिशियल मतलब शुरू करना हो, उसका स्टार्टिंग की बात कर रहा है ये। डेटा नहीं लिखा है इसमें, अगर यहां पे डेटा लाग देता एप्लीकेशन के डेटा को तो तब तो इनिट हो जाता, लेकिन ये इनिट नहीं होगा, एनजी ऐप हो जाए, क्योंकि ये एप्लीकेशन की बात कर रहा है। मॉडल अभी जस्ट आपने समझा। और इनिट क्या करता है, एप्लीकेशन के डेटा को इनिशियलाइज करता है या फिर शुरू करता है। ब्राउजर आमतौर पर कौन सा टैग में सम्मिलित टेक्स्ट को रेखांकित करते हैं। ब्राउज विल यूजुअली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट इन द टैग। मतलब किसी टैग के अंदर कोई टेक्स्ट इंसर्ट है, उसको अंडरलाइन स्पेशली याद रखना है आपको एक चीज। अब यहां पे देखो तो आई लिखा है, आई किसके लिए होता है भैया, इटैलिक के लिए होता है। INC लिखा है, यू लिखा है, यू होता है अंडरलाइन के लिए। तो आप कहोगे फटाफट उत्तर यही दे के निकल लोगे, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि अंडरलाइन होता ही है यू से, है कि नहीं। लेकिन INC भी अंडरलाइन के लिए ही होता है। समस्या ये है, जो INC है दोस्तों टैग, इससे भी अंडरलाइन ही करते हैं हम लोग। जैसे ये यूज किस लिए होता है, HTML जो पढ़ा होगा मेरे साथ, मैंने आपको बताया है इसको। जैसे आपने कोई लिखा आई एम फ्रॉम, अब ये तो आपने पी टैग में लिख रहे हो, फ्रॉम जैसे लिख दिया प्रयाग। अब यहां पे पी टैग आपने क्लोज कर दिया, खत्म। लेकिन प्रयाग के अंदर आपने अगर INS लगते हैं और यहां पे INS क्लोज करते हैं, जैसे मान लो, तो ये आपका प्रयाग जो है अंडरलाइन हो जाएगा। स्पेशली किसी चीज को, किसी सेंटेंस के बीच में एक वर्ड है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए ये यूज होता INC टैग। और EM जो एम्फेसिस टैग होता है, इससे भी हम इटैलिक ही करते हैं। क्या करते हैं, इटैलिक। मतलब इसका नाम इटैलिक नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है कि इटैलिक टैग सेम उसकी तरह ही काम करता है, कौन सा टैग, तो होता है EM एम्फेसिस टैग। पूछ लिया बोल्ड की तरह, सेम बोल्ड की तरह कौन काम करता है, मतलब बी टैग की तरह, तो एक होता है स्ट्रॉन्ग टैग। पूछ लिया अंडरलाइन की तरह सेम कौन सा वर्क करता है, तो INC टैग। अब सवाल इसका उत्तर क्या करोगे आप, उत्तर आपको करना है INC टैग। क्या करना है, INC, क्योंकि ये पूरा पूछा है ब्राउजर विल यूजुअली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट इन द टैग, तो आपको इसमें INC करना है, क्योंकि ये भी अंडरलाइन का वो भी है। तो आप ये स्पेशली एक इंसर्टेड टेक्स्ट की बात कर रहा है, किसी लाइन में, अगर किसी सेंटेंस में आपने कर दिया तो स्पेशली, इसलिए इसका हो जाएगा आपका INC करना है, ठीक है। और याद रखना INC और अंडरलाइन दोनों बराबर होता है, U और I इटैलिक और EM जो टैग है ये भी इटैलिक ही करता है। इतनी देर समझाया मैंने, बोल्ड को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। अगला देखो, फटाफट चलते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो, इनवैलिड इमेज फिल्टर की पहचान करें। इमेज फिल्टर के मोशन ब्लर होता है, प्लास्टिक रैप होता है, लिक्विफाई होता है, सॉलिडिफाई नहीं होता है। याद रखना ये तीनों होते हैं, ठीक है। अब ये सब चीजें फोटोशॉप की विषय है। अब फोटोशॉप की क्लास मैंने करा भी दिया है आपको, ये देखो। अब हाँ, ये भी एक आ गया, DEL एलिमेंट्स क्या करता है, पूछ रहा है यही है। उस टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है जिसे किसी डॉक्यूमेंट से हटा दिया गया, ब्राउजर उन्हें किस तरह से प्रदर्शित करता है। देखो, जैसे आपने कोई चीज लिखा, आई एम अ गर्ल, तो गर्ल को आप चाहते हो, गर्ल आप नहीं हो, मतलब आप मान लो बॉय हो, या लिख दो आई एम अ बॉय, लेकिन आप बॉय नहीं हो, आप एक्चुअल में गर्ल हो। ऐसे इसका मतलब क्या होगा कि आपने क्या किया कि बॉय के जस्ट पहले DEL लगा दिया और बॉय के जस्ट बाद DEL क्लोज भी कर दिया, फिर लिख दिया यहां पे गर्ल। अब ये लिखा P के अंदर, P टैग मान लो लगाया आपने, पैराग्राफ, सॉरी, P टैग आपने लगाया है। तो ये क्या आउटपुट कैसा आएगा आपका, ये जो बॉय है
ये ऐसे आएगा, बॉय के अंदर एक स्ट्राइक थ्रू बन जाएगा, उसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये बात माइंड में रख कर ना, ये भी प्रैक्टिकल में कराया हूं आपसे, ठीक है। ये देखो W3 कंटेनर क्लास किसी भी HTML एलिमेंट्स में पैडिंग जोड़ता है। कंटेनर देखो, एक होता है कंटेनर, एक होता है पैनल। दोनों में फर्क क्या होता है? कंटेनर जो होता है वो लेफ्ट और राइट साइड में 16 पिक्सल का आपका मार्जिन दे देगा, वही पूछ रहा है, पैडिंग दे देगा, मान लो ठीक है पैडिंग दे देगा, कितने का? 16 पिक्सल का, दाहिने और बाएं दोनों तरफ। और पैनल क्या करेगा? आपका ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ 16 पिक्सल का ही पैडिंग देता है। 16 पिक्सल का। अब अगर आपको चारों तरफ से पैडिंग दिलवाना है तो आप पैनल लगा देना, ठीक है। तो पैनल एक तरह का बॉक्स बना देता है, मतलब एक अलग ही होता है। अब देखो कैनवास को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के लिए शॉर्टकट की। देखो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घुमाना है आपको, है ना, किसी चीज को। तो इसके लिए आपने देखा होगा, मैंने फोटोशॉप में जब पढ़ाता था तो एक वो बना के, क्या बोलते हैं, जैसे फ्लावर वगैरह बनाता हूं तो ऐसे क्लॉकवाइज घुमाता था। तो उसको किसकी मदद से? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टी। लेकिन समस्या क्या है, 90 डिग्री स्पेशली पूछ रहा है ये। इसके लिए देखो आपका कोई फिक्स नहीं होता, इसमें हम लोग खुद इन बनाना पड़ता है शॉर्टकट की। कभी कभी क्या होता है, शॉर्टकट की हमको बनाना पड़ता है, इनबिल्ट नहीं होता पहले से। बहुत सारे सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है, हम बना सकते हैं, इसलिए इसका तो बनाना पड़ता है। इसका फिक्स नहीं है शॉर्टकट की, कुछ दे दिया ऐसे ही। तो आपको ये लिखा है 0 0 मान लो कुछ, तो आपको ये बी नंबर वाला कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट बनाओगे तो बड़ा सा बनाता है कोई, ताकि किसी को कॉपी ना करे किसी शॉर्टकट की को, है ना, होता कि नहीं, जैसे पहले बनाया शॉर्टकट की ना हो तो हम कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट 0। अगर सेम क्वेश्चन आ रहा है तो आपको यही करना है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये बस गेस मार के उत्तर करना है। ऐसा कुछ सवाल आते हैं एग्जाम में हमारे जिसका उत्तर जल्दी नहीं मिलता है, मतलब मिलता ही नहीं है। ऐसे अभी और सवाल हो सकते हैं इसमें जिनका एग्जैक्टली उत्तर नहीं मिलता है, तो इसको आप ये उत्तर करना अगर ये सवाल सेम आता है। तो अगर ऐसे सवाल आता है जिसका मतलब मामला, देखो नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो मामला फंसा कुछ, तो आपको सबसे हिसाब से करना है, दिमाग लगा के। जैसे ये मैंने कर दिया, ये अगर जांच होगी तो पक्का सही होगा, ये समझ रहे हो। ये देखो डीएनएस नेम सर्वर का कार्य क्या होता है? डीएनएस नेम सर्वर का फुल फॉर्म जो होता है ना, डोमेन नेम सर्वर होता है। डी की जगह पे डोमेन हो जाता है, बस क्या डोमेन, बाकी सब कुछ ठीक है। नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर क्या होता है? देखो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, जब शुरू हुआ इंटरनेट की दुनिया आती है, और जो डोमेन नेम है ना, इस पर ये आईपी एड्रेस होता था। सिर्फ क्या होता था? आईपी एड्रेस। मतलब जो आज डोमेन नेम आप सुनते हो कि facebook.com, है ना, सुना आपने facebook.com, या फिर google.com, yahoo.com, goolian.com, है ना, तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसे ये आईपी एड्रेस के रूप में होता है, ऐसे 1 4 5 ऐसे कुछ भी 6.0012 ऐसे 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 लंबा सा। तो ये क्या होता था भाई, याद करने में, सुनने में, समझने में बड़ी परेशानी होती थी। इसके लिए क्या किया गया कि एक डोमेन नेम बनाया गया कि अब आईपी एड्रेस के जगह पे एक डोमेन नेम होगा जो लोगों को सुनने में, समझने में, पढ़ने में, याद करने में आसानी होगी। अपने अपने हिसाब से लोग डोमेन नेम परचेस करेंगे, मतलब डिसाइड करेंगे, परचेस भी करना पड़ता है, उसको समझेंगे, डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए तो डोमेन नेम सर्वर का काम यही होता है कि वो आईपी एड्रेस जो हो, उसका मेन जो हम लोग सुनते हैं facebook.com, उसके पीछे का कहानी आईपी एड्रेस से संबंधित होता है, तो वही वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें उत्तर आपका यही ए नंबर पे लिखा है, सीधा सीधा यही उत्तर हो जाएगा। एक विशिष्ट आईपी एड्रेस में डोमेन नामों का अनुवाद करना। देखो कौन सा मुख्य अंतर्निर्मित खोज तंत्र नहीं है? अच्छा, जैसे मेन बिल्ट इन सर्च मैकेनिज्म, जब आप सर्च, मतलब सर्च इंजन से संबंधित है ये, जैसे डायलॉग बेस्ड, डायलॉग फ्री,
तो देखो, डायलॉग बेस्ड और डायलॉग फ्री तो सर्च हो सकता है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, आप डायलॉग बेस्ड चाहे बोलो चाहे डायलॉग फ्री करो, सब सर्च कर सकते हो। कोई चीज कह दो, हाँ। इंक्रीमेंटल सर्च और डिक्रीमेंटल सर्च, यही नहीं होता डिक्रीमेंटल, जैसे घटते हुए क्रम में जो सर्च करे जाते हैं, ऐसा नहीं होता। इंक्रीमेंटल हो सकता है बढ़ने की बात करें तो अच्छी बात है, ये भी आपका डिक्रीमेंटल सर्च नहीं होता। ऑटो फोकस विशेषता का उपयोग किस एलिमेंट्स पर किया जा सकता है? देखो, ऑटो फोकस आपने सुना होगा ऑटो फोकस के बारे में। तो ऑटो फोकस का मतलब क्या होता है? ये खास करके फॉर्म में यूज होता है। फॉर्म में कब, कहां के फॉर्म? भैया HTML जो होता है उसमें यूज होता है। फॉर्म जब आप करते हो तो ऑटो फोकस का मतलब, जैसे मान लो आपने नेम ऐसे फॉर्म बना दिया, ऐसे बॉक्स है, DOB है ना, ऐसे बॉक्स बना दिया, और क्या कुछ भी जैसे लिखा, एड्रेस यहां बॉक्स बना दिया, मोबाइल यहां भी बॉक्स बना दिया। अब फॉर्म बनाया आपने, लोग भरेंगे। तो जिस भी फील्ड में आप ऑटो फोकस लिख दोगे, कैसे, जब आप कोडिंग करते हैं हम लोग यहां पे लिखते हैं ना, इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट लिख दिया आपने, होता ना, ये सब पढ़ाई होगा आपने, ऐसे लगता है ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट, वो टेक्स्ट टाइप हो जाएगा, ऐसे बॉक्स बन जाएगा। अब इसी टेक्स्ट के किनारे यहां पे लिखने के बाद यहां पे लिख दो ऑटो फोकस, बस इसी के अंदर। तो क्या होगा पता है? जब कोई फॉर्म आपका खोलेगा तो एक ऐसे कर्सर जो होता है इसी में दिखाई देगा, जहां पे लगाए रहोगे आप। जैसे मान लो इसमें ना लगा, इसमें लगा दिए, तो यहां पे कर्सर आपका दिखाई देगा, मतलब ऑटो फोकस उसको कहते हैं। तो ये बटन में भी लग सकता है, इनपुट में भी, सिलेक्ट में भी, मतलब ऑल ऑफ एबव, कहीं पे भी लगा सकते हो आप, याद रखना माइंड में। ये ऑटो फोकस का मतलब है, मैंने आपको समझा दिया, आपका कर्सर जिसमें भी आप ऑटो फोकस लगा के रखोगे उसी में दिखाई देगा। पहचान करें कि सेक्शन एलिमेंट्स का उपयोग कहां किया जाता है। देखो, सेक्शन एक होता है, जैसे कि पैराग्राफ हम लोग डिसाइड करते हैं, उसी तरह से एक सेक्शन भी हो सकता है आपका। चैप्टर कोई है तो उसमें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इंट्रोडक्शन करना है तो भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। न्यूज आइटम करना है तो भी कर सकते हैं। तो जैसे डिसाइड करते हैं ना हम लोग कि पैराग्राफ, तो ये थोड़ा सा सेक्शन डिसाइड करता है, एक पार्ट बन जाता है कि नहीं? तो आप सभी में कर सकते हैं। ये देखो, ऑर्डर लिस्ट में अलग अलग आइटम कैसे निर्दिष्ट करें। क्या पूछ रहा है, ध्यान समझना। हाउ टू स्पेसिफाई इंडिविजुअल आइटम इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट। देखो, सबसे पहले आपने देखा होगा, आपने ऑर्डर्ड लिस्ट लिख दिया, OL टैग आपने लगा दिया, कह दो हाँ। उसके बाद दोस्तों OL टैग लगाने के बाद आप लिखते हो LI, कह दो हाँ। LI लिखने के बाद मान लो ऐसे लिख दिया LI बार बार लिखते हो आप। LI में ऑर्डर लिस्ट में कुछ लिख रहे हो यहाँ पे, जैसे मान लो आपने लिखा, क्या लिखा, कुछ भी, M1 यहाँ पे लिख दिया, M2। अब यहाँ पर ना बनता जाएगा वो LI M3, तो जितना बनाओगे LI M4। तो हम ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अलग अलग आइटम कैसे करते हैं? LI से करते हैं ना। LI का मतलब लिस्ट होता है, UL का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब, अरे भाई, अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब यही चीज जो लिखोगे तो आउटपुट आपका ऐसे ऐसे आएगा, M1 M2 M3 ऐसे। अगर ऑर्डर लिस्ट लगा दिए तो 1 2 3 4 आएगा, ABCD भी आ सकता है, जैसे भी जो भी चीज लगाना चाहोगे वो चीज मैंने सारा बताया आपको। आगे देखो ये वाला, कौन सा वैध CSS प्रकार नहीं है? विच इज नॉट वैलिड CSS टाइप। देखो, इन लाइन, जो लाइन के अंदर जैसे H1 आपने लिखा, इसके अंदर स्टाइल लगा के कलर वलर कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, इसको बोलते हैं इनलाइन। ये हो गया। एक्सटर्नल, जो हम CSS का एक बना के .css के नाम से सेव कर देते हैं, उसके बाद वो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट्स में हम उसको लगा देते हैं, हेड सेक्शन में लिंक के साथ लगाते हैं, है ना। तो हो जाएगा एक्सटर्नल आपका। आउटलाइन कुछ होता नहीं है। एम्बेडेड जो होता है इसको कहते हैं इंटरनल, मान लेना। इंटरनल जो हम देसी भाषा में कहते हैं, इसी को एम्बेडेड भी कहा जाता है। तो ये भी होता है इंटरनल, मतलब जो हम क्लास व्लास नहीं लगा के करते हैं, है ना, ऊपर हम लोग स्टाइल के अंदर
क्लास लगा दिया, आईडी लगा दिया, जो सिलेक्टर लगा के जो करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल या फिर एम्बेडेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवा जो किसी संगठन को वेब सर्वर पर वेबसाइट होस्ट करने की अनुमति देता है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, उसको कहते हैं वेब होस्टिंग। क्या करते हैं? वेब होस्टिंग, है कि नहीं? आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा जीवंत रंग नहीं है? जीवंत रंग मतलब जिंदा वाइब्रेंट रंग। देखो, विच इज नॉट अ वाइब्रेंट कलर, तो लाल, नारंगी, बैगनी हो जाएगा। सफेद आपका अलग है कि नहीं अलग? भाई इनमें से सफेद कोई रंग होता नहीं, सफेद है एकदम, तो अलग हो जाएगा सबसे। ये देखो, W3 इमेज में कौन सी इमेज क्लास नहीं है? W3 इमेज पढ़ा है आपने ना? बिल्कुल पढ़ा है। राउंड होता था? बिल्कुल होता था, थोड़ा सा राउंडेड बना देता इमेज आपको। बॉर्डर लगाना हो तो बॉर्डर लगा देते, सर्कल करना तो एकदम सर्कल बना देता आपका इमेज। तो ये सब होता था, ओवल नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना है ना? W3 राउंड लगाना, और राउंड कर दो, बॉर्डर कर दो, सर्कल कर दो, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं भाई। फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए एलिमेंट्स के समूह को एक साथ समूहित करना, कैसे करेंगे भाई? टू क्लस्टर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर टू अप्लाई फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लो जैसे आपने ग्रुप में अगर H1 लिख दिया और उसके नीचे आपने कोई और टैग लगा दिया, मान लो कोई भी टैग P लगा दिया, पैराग्राफ बना रहे हो। उसके नीचे आपने फिर से H2 लगा दिया, फिर उसके नीचे फिर से P लगा दिया। जैसे कोई भी चीज मल्टीपल टैग्स लगा रहे हो, मल्टीपल एलिमेंट्स लगा रहे हो आप ग्रुप में, तो इनमें से किसके अंदर लगा सकते हो, यही पूछ रहा है। तो भाई ड्यू टैग के अंदर लगाओगे, कोई फर्क पड़ेगा? कहे तो नहीं पड़ेगा, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इसका जवाब ड्यू हो जाएगा आपका। अब भाई ये सब थोड़ी ना, टैग तो होता है लेकिन ड्यू इंपॉर्टेंट है, ड्यू करोगे। ड्यू में हो सकता है, सेक्शन में भी हो सकता है, ये हेड सेक्शन में भी हो सकता है। भाई जो हेड नहीं ऊपर लगाते, हेड में देखो तो हम लोग लिंक लगा सकते हैं, स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, टाइटल लगा सकते हैं, है ना, स्टाइल लगा सकते हैं, वो सब चीजें हैं। सीएसएस में एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के लिए सही कथन कौन सा है? अब सीएसएस में क्या होता है दोस्तों, जैसे बताऊं आपको, एब्सोल्यूट पोजीशन का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। पोजीशन में कई चीज होता है, जैसे एक होता है स्टिक, स्टैटिक, रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन, है ना, होता है कि नहीं? आपने पढ़ा होगा, जो मैंने पढ़ाया है। रिलेटिव पोजीशन तो मान लो नॉर्मल होता है कि अगर आपने रिलेटिव लगा दिया तो जहां पे करोगे वहीं पे रहेगा। स्टैटिक लगा दिया तो, जैसे रिलेटिव लगा दिया तो अपने जगह आ जाएगा, मतलब कुछ भी करोगे आप। अगर स्टैटिक लगा दिए तो जहां पे करना चाहोगे वहां पे चला जाएगा। लेकिन अगर आपने रिलेटिव लगाने के बाद, जैसे आपने रिलेटिव पोजीशन लगाया, आपका ऐसे बॉक्स बना पेज के अंदर, पूरे ब्राउजर के अंदर बन गया। अब एक बॉक्स बनने के बाद जब आप उसके बाद पोजीशन में एब्सोल्यूट लगा देते हो, तो ये क्या करेगा पता है? इसको बॉक्स आपका ब्राउजर को नहीं मानेगा एब्सोल्यूट, फिर इस बॉक्स को आप मानेगा। वो लेफ्ट करोगे तो इधर आ जाएगा, राइट करोगे इधर आ जाएगा। जैसे आपने राइट और बॉटम कर दिया तो नीचे ऐसे बन जाएगा एक बॉक्स यहाँ कोने में। मतलब मान लो ये आपका पूरा पेज है, पूरा ब्राउजर पूरा पेज है, तो ये पेज को नहीं समझेगा, ये बीच में जो ये आपका ये बना है बॉक्स, इसी बॉक्स को ये समझता है। समझे कि नहीं? तो अब उत्तर देखते हैं क्या होता है, बाकी तो आपने सीखा ही होगा ये सब चीजें। यह ब्राउजर पोजीशन ब्राउजर से नहीं मतलब हो। देखो मैंने अभी बताया ना, ब्राउजर का ये काम नहीं करता, ये अपना अलग बेस बना लेगा, उस बॉक्स के अंदर बॉक्स बनता है। यह एब्सोल्यूट पोजीशनिंग को परिभाषित करने के लिए एक सीएसएस की पोजीशनिंग प्रॉपर्टी का उपयोग करता है। यह एब्सोल्यूट पोजीशन को नहीं यार, ये ऐसा नहीं माना जाएगा ये, ठीक है। इसका दूसरा ये वाला, ये ऑथर्स को एलिमेंट्स को प्रदर्शित करने के तरीके पर अधिक नियंत्रण देता है। देखो यही दोनों में ध्यान से पढ़ लेना आपको। देखो क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान से सभी पढ़ना होगा, तभी आप सही कर पाओगे, ठीक है। अब ये करें, यह एब्सोल्यूट पोजीशन को परिभाषित करने के लिए, नहीं परिभाषित नहीं हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल 100% सी नंबर। परिभाषित थोड़ी करता है कोई चीज ये, ठीक है। ये सी नंबर 100%। इट गिव्स ऑथर्स ग्रेटर कंट्रोल ऑन हाउ एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड, कैसे डिस्प्लेड करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिक्रियाशील ग्रिड में कितने कॉलम होते हैं?
ये तो बच्चा बच्चा जानता है, मैंने आपको एकदम अच्छे से बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया था, 12 कॉलम होते हैं, है ना। ये देखो, वेब डिजाइन में जावास्क्रिप्ट की क्या भूमिका होती है, जावास्क्रिप्ट की क्या भूमिका होगी। तो ये क्या करता है, कंटेंट को परिभाषित करेगा नहीं, वेब पेजों को लेआउट नहीं, वेब पेजों का बिहेवियर, सी नंबर एकदम सही है, ये भैया प्रोग्राम्स द बिहेवियर ऑफ वेब पेज। जब हम ऑन क्लिक ऑफ क्लिक कुछ करते हैं तो बदल जाता है ना बिहेवियर उसका, तो जावास्क्रिप्ट का काम यही होता है। कौन सा वैध मेटा सर्च इंजन नहीं है। देखो, मेटा सर्च इंजन का मतलब मेन होता है कि वो दूसरे जगह से अपने कंटेंट को लाके आपके सामने दिखाने लगता है, देख, ठीक है। घर में बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाओ, थोड़ा आपका कंप्लीट हो जाए। तो याहू क्या है, याहू एक हाइब्रिड सर्च इंजन में गिना जाता है, याद रखना आपको, याहू हाइब्रिड हो गया। गूगल भी भैया हाइब्रिड सर्च इंजन में गिना जाता है। मतलब हाइब्रिड का मतलब ये उनसे भी ऊपर है, ऐसा नहीं ये कमजोर है मेटा से। भाई याहू और गूगल सबका बाप है कि नहीं। तो ये हाइब्रिड में आ गए ये लोग। मेटा में कौन से आते हैं, तो डकडकगो बहुत प्रसिद्ध है मेटा सर्च इंजन के बारे में, और एक्साइट की भी। अब भाई याहू दिया है तो याहू एक हाइब्रिड सर्च इंजन हो गया, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, याहू। कह रहे ना वैध मेटा सर्च इंजन नहीं है, तो भाई याहू बिल्कुल भी मेटा सर्च इंजन नहीं बल्कि हाइब्रिड में आ जाता है। और स्टार्ट पेज, एक्साइट और डकडकगो तीनों। स्टार्ट पेज में क्या है कि इसका ये मेटा भी यूज करता है, एक्साइट मेटा में आ जाता है, और डकडकगो तो मेटा में आता ही आता है, ठीक है। एक्साइट भी मेटा में आता है। स्टार्ट पेज में थोड़ा डाउट रहता है, लेकिन अब याहू दे दिया तो कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं डाउट करना। तो आपका उत्तर हो जाएगा याहू। एक्साइट भी मेटा में आएगा, डकडकगो भी मेटा में आएगा, स्टार्ट पेज भी, तीनों पॉपुलर मेटा सर्च इंजन में आते हैं। बिंग भी कहते हैं मेटा सर्च इंजन में आ जाता है, बिंग, ठीक है, जो होता है ना बिंग। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, यूजर इनपुट, यूजर एक्शन और ब्राउजर एक्शन की पहचान करने के लिए क्या करते हैं हम लोग। अच्छा, इनपुट एक्शन तब हम करते हैं इवेंट हैंडलर। पूछो कैसे भाई, जब आप इवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ऑन क्लिक, ऑन लोड, जो भी लगा दिया आपने, ऑन माउस ओवर, माउस ये वो फलाना बहुत चीज लगता है। तो जब ऑन क्लिक करते तो क्या होता है, एक्शन होता है ना, वही हो गया ये। क्विक सिलेक्शन टूल का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, कॉपी सिलेक्शन, कॉपी नहीं, पेस्ट नहीं, बल्कि क्विक सिलेक्शन करता है क्या है, जैसे मान लो कोई इमेज है आपका ऐसे, अब उसमें कुछ एक पार्टिकुलर पार्ट को आपको सेलेक्ट करना है, उसी क्लिक कर दो, क्विक सिलेक्शन के लिए पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, उसी को ऐसे ऐसे सेलेक्ट करके पूरा पूरा बाहर नहीं करता, उतने करता, रुक जाएगा, उतने अंदर में करेगा। इसके बाद इमेज के किनारों का ढूंढे और चयन करने के सजग रूप से रोक देता है। मतलब फाइंड इमेज एड्स एंड ऑटोमेटिकली स्टॉप द सिलेक्शन। स्टॉप सिलेक्शन मतलब बाहर नहीं सिलेक्शन, उतने करके स्टॉप कर देगा, ठीक है, ऐसा। आगे बढ़ते हैं, ये बात सीएसएस के बॉक्स मॉडल के बारे में क्या सही है, बताओ। यह एलिमेंट्स के चारों ओर खींचे गए वर्चुअल बॉक्स को परिभाषित करता है। प्रत्येक एलिमेंट्स का कंटेंट केवल पैडिंग से घिरा होता है, या प्रत्येक एलिमेंट्स का कंटेंट केवल एक बॉर्डर से घिरा हुआ है, प्रत्येक एलिमेंट्स का कंटेंट केवल एक मार्जिन से घिरा होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सीएसएस के बॉक्स मॉडल के बारे में क्या सही है, तो यह पहला जो है ना, यह एलिमेंट्स के चारों ओर खींचे गए वर्चुअल बॉक्स को परिभाषित करता है। बस बॉक्स का मतलब यही होता है कि जैसे ऐसे बन जाएगा एक बॉक्स टाइप में, थोड़ा सा ऐसे आपने पढ़ा होगा, जिस प्रकार से आप बनाना चाहते हो, जितना चौड़ा जितना अपने हिसाब से आप बॉक्स बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये ए नंबर होगा, इट डिफाइंस वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअली तो है ना वो, ठीक है। ये देखो, CSS2 में परिभाषित गलत मीडिया प्रकार का पहचान करें। इसमें से गलत मीडिया क्या है, हैंडल्ड, बहुत ब्रेल, एरियल जो है ये गलत हो जाए, यही उत्तर है आपका। मतलब एरियल क्या है, एरियल तो एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं, फॉन्ट फैमिली का होता है एरियल, तो आपका क्या हो जाएगा, एरियल। आगे देखिए,
W3 कलर और W3 टेक्स्ट कलर क्लासेस का उपयोग कलर कर किया जाता है। क्या बोल रहा है? कलर और टेक्स्ट कलर उपयोग किसको कलर करते हैं? मतलब तो एनी HTML एलिमेंट्स, मतलब कोई भी HTMल एलिमेंट्स को हम कर सकते हैं। हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, है ना। सबको, टेबल को भी करेंगे, पैराग्राफ करेंगे, हेडिंग को भी करेंगे, है कि नहीं? सबको कर सकते हैं। गॉसियन ब्लर को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा यूज करते हैं हम लोग? तो देखो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिसका उत्तर ही नहीं मिलता। आपको बताओ अंदर की बात, लेकिन आपको करना है इसका। ये क्वेश्चन पूछे तो ये वाला कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और जी, क्योंकि सर्च करने पे तो मिलता है लेकिन उसमें नहीं मिलता। जैसे होता नहीं कि फोटोशॉप में नहीं मिल रहा है, बाहर सर्च करो तो मिल जाता है। समझे कि नहीं बात? आपको यही करना है, ठीक है। कुछ चीजें होती नहीं ऐसे। ग्लेशियर दिया रहता है, जैसे ये दिया रहता है गॉसियन, लेकिन इसका शॉर्टकट की नहीं दिया रहता। ये मेरा कहने का मतलब है। ये बताओ, एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में क्या सच नहीं है? ये बताना आपको। अब इसमें से क्या सच नहीं है समझते हैं। एक्सटर्नल का मतलब जो डॉट CSS के नाम से एक बना देते हैं हम, उसको फिर HTML में आके लगा देते हैं, आके बिठा देते हैं। यह एक अलग डॉक्यूमेंट है जिसमें केवल CSS नियम शामिल है। बिल्कुल, बहुत सही बोल रहा है। पूछ क्या रहा है? नहीं है। अच्छा, यह कंटेंट को प्रेजेंटेशन से अलग करता है, लेकिन दोनों अभी भी एक ही फाइल में समाहित हैं। यही गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक ही फाइल में तो होते नहीं। और पढ़ लेते हैं हम पहले। यह कंटेंट और स्टाइल को अलग अलग फाइलों में, बिल्कुल सही बात है। ये कंटेंट अलग होता है, स्टाइल अलग होता है। यह वेब डिजाइनर और एक कंटेंट ऑथर को समांतर में काम करने की अनुमति देता है। ये भी बिल्कुल माना जाएगा। वेब डिजाइनर हो गया, कंटेंट ऑथर को, हाँ ठीक है। आपको सही उत्तर B नंबर पे हो जाएगा। यही कह रहा है ना, एक ही फाइल में नहीं होता, अलग अलग होता है। B नंबर आपको उत्तर। इट सेपरेट्स कंटेंट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन बट बोथ आर स्टिल कंटेंट इन सिंगल फाइल। नहीं, एक फाइल अलग होता है, वो फाइल अलग होता है। दोनों को हम लिंक कर देते हैं तो काम करने लगता है। ठीक है भाई। अब अगला देखते हैं, एंगुलर JS एक्सप्रेशन के बारे में अमान्य कथन कौन सा है? एंगुलर JS मतलब वही जो NG वनजी लगा के हम लोग लगाते हैं, है ना। अब देखो, डबल ब्रेसिस के अंदर लिखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये ऐसे लिखते हैं ना एक्सप्रेशन वगैरह, हम लोग देखा होगा आपने। यह डायरेक्टिव के अंदर लिखा जाता है। ये भी सही है। NG, बाइंड NG, ऐप NG, कुछ करके ऐसे। रिजल्ट ठीक वही लौटाता है जहां एक्सप्रेशन लिखा जाता है। चलो ये भी मान लेते हैं अगर एक बार। चौथा क्या लिखा? एंगुलर JS एक्सप्रेशन जावा एक्सप्रेशन से अलग है। यही आपका गलत हो जाएगा। मतलब ये जावा स्क्रिप्ट के ही वो है ना, बनाया गया है, उसी के बेस पे बनाया गया है ना भाई। जैसे CSS के बेस पे W3 CSS बनाया गया है, उसी तरह से ये भी बनाया गया है। तो आपका D नंबर आपका हो जाएगा। ये अलग नहीं है, काम वही करेगा, बस इसको मॉडिफाई करके और सरल तरीका बना दिया गया हमारे लिए। ठीक है। अब देखो, टैग एक वेब पेज में CSS, इसको बड़ा कर देता हूं, एम्बेड करता है। कौन सा टैग CSS में यूज करते हैं हम CSS लगाने के लिए भाई? इसका उत्तर हो जाएगा स्टाइल। बहुत सिंपल सी बात है। स्टाइल को लगा के ही तो काम करते हैं हम लोग, है कि नहीं। अगला देख लेते हैं, एंगुलर JS में NG रिपीट डायरेक्टिव के बारे में क्या सही नहीं है? क्या NG क्या सही? अच्छा, क्या सही नहीं है ये बोल रहा है ना। ओ, ये भी मामला है इसमें। इट रिपीट्स एन HTML एलिमेंट्स, ये भी सही है। क्लोन HTML वंस फॉर ईच, ये भी सही मान लिया जाएगा। यूज ऑन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफाइन इनिशियल वैल्यू कौन डिफाइन करता है भाई? इनिशियल वैल्यू कौन डिफाइन करता है? मैंने बताया इनिट। इनिट क्या करता है? इनिशियल डेटा या इनिशियल वैल्यू डिफाइन करता है। JS एप्लीकेशन की बात करें तो ऐप हो जाता है। इनिशियल वैल्यू फॉर एन एप्लीकेशन, तो एक होता है NG ऐप, एक होता है NG इनिट, है ना। यही दोनों तो शुरुआत की बात यही दोनों करते हैं। तो उत्तर आपका ये हो जाएगा। पूछ रहा नहीं है ना, इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा, D नंबर। ठीक है भाई। अगला देख लेते हैं। अब लेकिन करता क्या है ये मेन अगर पूछे तो, कि क्या कौन सा सही है, क्या करता है ये, तो आपको सबसे परफेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? रिपीट एन HTML एलिमेंट्स, रिपीट करता है ये। और क्लोन का मतलब सेम टू सेम,
तो ओ भी ईच आइटम इन कलेक्शन, ये भी कर जाता है। ये दोनों चीज एकदम परफेक्ट लाइन है इसकी, कभी कोई पूछ सकता है, ये ध्यान रखना है आपको, यही ज्यादा पूछता है, यही रहेगा उत्तर में आपको, ठीक है। रिपीट एंड एचटीएमएल एलिमेंट्स, ये देखो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का डेटा टाइप अगर हमको जानना है तो कैसे जानेंगे भाई, आपने पढ़ा होगा तो देखा ही होगा। डेटा टाइप कैसे जानते हैं, हम जानते हैं टाइप ऑफ से, वहां पे टाइप ऑफ लगा दो, दे देगा आपका, टाइप से ही सब जानते हैं ना। और आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो, MIME का मतलब क्या होता है, MIME का मतलब होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। जब शुरू में ईमेल बना था तो सिर्फ टेक्स्ट ही हम लोग भेज सकते थे ईमेल के द्वारा, लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव हुआ, चेंजेस हुए, और बाद में हम जब ये एक प्रोटोकॉल बनता है MIME, इसके द्वारा हम वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज सब कुछ भेज सकते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नोट पैड प्लस प्लस में लाइनों को छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो हो जाएगा Alt-H। क्या हो जाएगा, Alt-H से हम लाइनों को छिपाते हैं, और Ctrl-H से फाइंड और रिप्लेस वाला होता ना, वही सब में वही होता है ज्यादातर, याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन HTML में एक प्रकार का स्क्रीन फ्रेम नहीं है, स्क्रीन फ्रेम, अच्छा आई फ्रेम बहुत पॉपुलर है, यू फ्रेम, नो फ्रेम होता है, फ्रेम जब फ्रेम नहीं लगाना हो तो नो फ्रेम, फ्रेम सेट होता ही है, यू फ्रेम नहीं होता है, वही पूछ रहा है नहीं है तो आपको हो जाएगा यू फ्रेम, है कि नहीं। लेसो टूल का सबसे अच्छा उपयोग, लेसो टूल होता क्या है पहले ये जान लो। जैसे कोई इमेज रहता है, जैसे आप मान लो ऐसे कोई इमेज है ऐसे, अब लेसो टूल लिया आपने, लेसो टूल लेके क्या किया, यहां पे क्लिक किया, फिर ले जाएगा ऐसे करके, ऐसे घुमाते चले गए पूरा, तो पूरा सेलेक्ट कर लेगा ये। अब सेलेक्ट कर ले तो आप जो भी करना चाहो कर सकते हो इसमें। तो इसका उत्तर क्या दोगे आप, ये समझना जरूरी है। देखो कह रहा है एक सिलेक्शन को क्लीन करना जिसे आपने किसी अन्य टूल से शुरू किया हो, पहले जो हो चुका चयन का रद्द करना, ये नहीं, रद्द नहीं करता ये। सिलेक्शन रिमूव करना जरूरी नहीं है। सबसे अच्छा उत्तर आपका ए नंबर हो जाएगा, यही क्लीनिंग अप अ सिलेक्शन दैट यू स्टार्टेड विद अनदर टूल। याद रखना, ये मैं सर्च कर रहा था, टेक्निकली भाषा में यही होता है इसका मेन। वैसे मेनली लेसो टूल सिलेक्शन करने के लिए होता है, किसी भी फोटो को सिलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस निर्देश का उपयोग एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। अभी जैसे इसमें ना ये होता कि सिलेक्शन करने के लिए, तो एक बार उत्तर कर सकते थे हम, लेकिन सिलेक्शन नहीं लिखा है, लिखा है क्लीनिंग अप अ सिलेक्शन दैट यू स्टार्टेड विद अनदर टूल, ये सही है। उपयोग एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को प्रारंभ, अभी मैंने क्या बताया, एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए बोले तो एनजी ऐप, फिर से वही उत्तर आ गया, सेम टू सेम क्वेश्चन है। और अगर पूछता एप्लीकेशन के डेटा को प्रारंभ करने के लिए तो इनिट लगा देते हैं, या फिर एप्लीकेशन के वैल्यू को, डेटा को तो इनिट लगाते हैं। अगर सिर्फ एप्लीकेशन को प्रारंभ करना है तो एनजी ऐप लगाते हैं हम, ठीक है। रिपीट करने के लिए लगाते हैं, ब्लाइंड के लिए मॉडल लगा देते हैं, है कि नहीं। आगे देखो, ये टेक्स्ट को बोल्ड कौन बनाता है इसमें से, देखो फॉन्ट लेंथ तो कुछ होता नहीं, बोल्ड यही बनाता है। उत्तर हो जाएगा फॉन्ट वेट, बोल्ड या फिर नॉर्मल, दो ही होता है इसमें। आप यहां पे नॉर्मल भी कर सकते हो, इसकी जगह पे बोल्ड के जगह पे नॉर्मल हो जाएगा। फॉन्ट स्टाइल में बोल्ड नहीं होता, फॉन्ट स्टाइल में आप कर सकते हो इटैलिक, ठीक है। ये एक होता है ऑब्लिक, आपने सुना होगा ऑब्लिक करके, और ये नॉर्मल कर सकते हो। टेक्स्ट अलाइन वो अलग चीज है, ये तो मान लो अलाइन समझते हो, सेंटर लेफ्ट अलाइन, ये तो होता नहीं। उत्तर आपका सिर्फ क्या हो जाएगा, बी, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक होता है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली जिसमें आप, जैसे आपने एरियल लिख दिया, वरदाना लिख दिया, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेब पेज का सबसे महत्वपूर्ण हेड एलिमेंट्स के लिए कंटेनर कौन सा है, लिंक, लिंक तो हेड में होता है सीएसएस के लिए ना, एक कंटेनर सबसे अच्छा माना जाएगा। मेटा डेटा, आपने मेटा भी देखा होगा, उसमें लगता है हेड के सेक्शन के अंदर, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं हल्के में ले लेना है इसको, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। लिंक भी होता है, स्क्रिप्ट भी लगाते हैं, टाइटल भी लगाते हैं, मेटा डेटा भी लगाते हैं,
अब मेटा डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। डायरेक्ट पूछे तो मेटा डेटा करना है, जैसे पूछ रहे ना कंटेनर फॉर, ये देखो उस ब्राउजर की पहचान करने जो HTML5 में प्रस्तुत कर सकता है। अच्छा, तो देखो सफारी, एज, क्रोम, ये तीनों कर सकते हैं। हाँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता कहते हैं इसमें सपोर्ट नहीं करता, अलग बात है, लेकिन इन सब में करता है, सफारी में भी, एज में भी और क्रोम में भी, तीनों हो जाएगा। W3 फॉन्ट हेडिंग के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखो सेगो UI हेडिंग के लिए डिफॉल्ट फॉन्ट है, UI में अधिक नैरो लेटर्स स्पेसिंग है, हेडिंग्स में कम संख्या में अक्षरों की अनुमति देती है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है ना, सत्य नहीं उत्तर। पूछो कैसे, पूछो कैसे, आपके मन में कैसे सही कर दिए सर इसको आप? अरे भाई, हेडिंग में कोई लिमिट होता है क्या कि आप 4 ही अक्षर लिखना है, 5 ही अक्षर लिखना है ना? आप जितना चाहो उतना लिखो। यही बोल रहा है, गलत है पहले ही, है कि नहीं? और सबसे छोटा हेडिंग H6 है, बात सही है। H1, H2, H3, H4, H6 6 हेडिंग इसमें माने जाते हैं, तो सबसे बड़ा H1 है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो एम्बेडेड स्टाइल शीट के बारे में क्या सही है नहीं है, पूछ रहा है। अच्छा, क्या सही नहीं, सब वही पूछ रहा है, सही नहीं सही नहीं, पागल बना रखा है कि नहीं? चलो खैर, एम्बेडेड स्टाइल शीट एक संपूर्ण CSS दस्तावेज को एक सिस्टम दस्तावेज के मुख्य भाग में एम्बेड करने में सक्षम बनाता है। कोई बात नहीं, ये तो सही है, इसको हम गलत कह भी नहीं सकते। एम्बेडेड स्टाइल शीट एनेबल टू एम्बेड इंटायर CSS। अब ये HTML को बढ़िया एम्बेड करके बढ़िया बनाता है, कोई बात नहीं। अब दूसरा क्या है, क्लास सेलेक्टर का उपयोग एम्बेडेड स्टाइल शीट में किया जाता है। क्लास, हाँ करते नहीं, क्लास कह दो, हाँ क्लास सेलेक्टर, ये भी सही हो गया। शैली तत्व का प्रकार विशेषता मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रकार को अच्छा निर्दिष्ट करता है, जो फाइल की सामग्री का वर्णन करता है। द स्टाइल एलिमेंट्स टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन टाइप दैट डिस्क्राइब ए फाइल्स कंटेंट। तो ये भी आपको ऑल करना है, ठीक है? सभी सही है बोल रहा है, ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सभी कथन सही हैं, क्योंकि CSS में तो भाई बहुत कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब MIME के जरिए हम भेज भी सकते हैं कि नहीं उसको, तो बिल्कुल सही माना जाएगा ये। आगे देखते हैं ये वाला, W3 पैनल के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखो पैनल एक जो पढ़ा होगा मेरे साथ, इसके बारे में डिटेल्स बताया हूं मैं। पैनल क्या करता है? क्लास नोट्स प्रदर्शित करता है। चलो ठीक है, पैनल जैसे पैनल लगा दिया अपना, तो एक बॉक्स बॉर्ड ऐसे बन जाएगा आपका, जैसे उसको बैकग्राउंड कलर आपने कुछ लगा दिया तो बैकग्राउंड कलर भी हो जाएगा, बन जाएगा। कोट्स मतलब अगर कोट्स लगाना हो लगा दो, उसी में क्या करना है, सिंपल है, लगा सकते हैं। अलर्ट प्रदर्शित करता है, हाँ अलर्ट भी कर सकते हैं हम, है ना? ये मैंने आपको अलर्ट भी बताया था। तो बिल्कुल इसका सभी कथन सही है, तो सभी कथन सही हो जाएगा, ठीक है? तो ये 3 के लिए होता है स्पेशली, किसके लिए? नोट्स के लिए, कोट्स के लिए, अलर्ट के लिए। कोई नोट्स करना है, कोट्स लगाना है, अलर्ट लगाना है, ठीक है? तीनों के लिए, 3 के लिए स्पेशली माना जाता है ये पैनल। और पैनल में क्या होता है? मेन 16 पिक्सल इसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं जगह बना देता है, ठीक है? ये देखो CSS में सूडो क्लास के बारे में गलत कथन की पहचान करें। सूडो क्लास होता क्या है दोस्तों? जैसे हम कोई चीज लगाए, जैसे मान लो आपने लगाया ड्यू, कुछ भी आपकी मर्जी, ऐसे H1 और फिर ऐसे लगा दिया। अब यहां पे आपने लिया कलर रेड, फिर बैकग्राउंड कलर ये रेड है मान लो, कुछ भी लगा दिया, तो इसको कहते हैं सूडो क्लास, मतलब कि क्लास के अंदर एक क्लास। अब देखो, अब क्या माने, मतलब एक कॉलन से डबल डॉट ऐसे कॉलन के लगाया जाता है। ये सब अलग अलग लगते हैं, जैसे कॉलन लगा दिया, कोई ऐसे लगा देते हैं, कुछ लोग ऐसे लगा, सब अलग अलग होता है ये चीज। इसको सूडो क्लास इसी को बोलते हैं, ड्यू मतलब डबल ऐसे लगाते हैं जब हम, कहते हैं सूडो क्लास। अब देखो यह CSS में परिभाषित एक स्टाइल क्लास है, ये तो बच्चा जानता है, बिल्कुल सही। इट इज स्टाइल क्लास डिफाइंड इन CSS, कह दो हाँ बात सही है। फिर क्या कह रहा है? इट गिव्स द ऑथर एक्सेस टू कंटेंट नॉट स्पेसिफाइकली डिक्लेयर्ड इन द डॉक्यूमेंट्स, ये भी सही है।
यह लेखक को दस्तावेज में विशेष रूप से घोषित नहीं की गई सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है। कर दो, क्या करना है। सूडो क्लास को एलिमेंट्स के नाम से अंडर स्कोर से द्वारा अलग किया जाता है। यही आपका गलत हो जाए, क्योंकि अभी देखो मैंने क्या किया, कॉलन लगाया मैंने, और दूसरा वाला देखो लिखा भी है कॉलन। सूडो क्लास को कॉलन द्वारा अलग किया जाता है। तो भाई इन दोनों में एक ही सही होगा ना, या तो कॉलन द्वारा या तो अंडर स्कोर द्वारा। तो सही तो कॉलन होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा गलत कथन है। तो आपका सी नंबर उत्तर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। अंडर स्कोर द्वारा नहीं, बल्कि ये कॉलन द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, अगला देख लो। रंग वृद्धि को संदर्भित करता है। देखो, कलर इनहेंसमेंट रेफर्स टू। एनहेंस ओनली फोरग्राउंड, सिर्फ फोरग्राउंड में होगा, सामने वाले में। और एनहेंस ओनली बैकग्राउंड, तो ये भी गलत, ये भी गलत। मतलब ना तो फोरग्राउंड में अकेले, दोनों में होगा तो ना भाई। तो ये दोनों गलत हो गए, तो बचा क्या? एक शू बचा, नन ऑफ है, एक ही है। एनी टाइप ऑफ प्रोसेस ट्रीटमेंट दैट मॉडिफाइज एंड एनहेंस द कलर ऑफ ए नेचुरल डायमंड। यही आपका उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अभी यही चीज अगर सच सर्च करोगे तो यही गूगल पे सीधा यही आ जाता है, आपका बी नंबर जो ऑप्शन लिखा हुआ है। इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं, बाकी तो ठीक है। बी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखो ये वाला, जावास्क्रिप्ट कोड को देखो, हर चीज मैं, कुछ चीज मुझे भी गूगल करना पड़ता है, आपको रियलिटी बताऊं तो। जावास्क्रिप्ट कोड को पुराने ब्राउजर में चलाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग करना आवश्यक है? तो ये सब चीजें गूगल नहीं करना होता। पुराने, तो पुराने भाई जो वेरिएबल है VAR, ये तो पुराने से पुराने में लगता था ना, पहले जमाने में भी ये अब चला आ रहा है। हालांकि अभी ये भी आ गया, लेट आ गया, कॉन्स्ट आ गया है। ये दोनों अब चलने लगे मार्केट में। ठीक है, कॉन्स्ट भी चलता है, लेट भी चलता है, वार भी चलता है। सबसे ज्यादा वेरिएबल यही वार भी यूज ही करते हैं, मतलब वो भी चलता है, आपको पता होना चाहिए। लेट, कॉन्स्ट। अब जैसे आधिकारिक W3C अनुशंसा बनने के लिए सबसे पहले कौन सा CSS विनिर्देश घोषित किया गया था? Which CSS specification was first declared to become an official W3? तो CSS 1, लेबल 1, आपको याद रखना ये बात। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को किसका प्रयोग करके घोषित नहीं किया जा सकता? अभी मैंने जस्ट बताया आपको, वेयर होता है, लेट होता है, एक होता है कॉन्स्ट। मैंने बताया ना, ये उत्तर हो जाएगा सेट। सेट नहीं होता है दोस्तों, नथिंग हो जाएगा। नल वाला नहीं होता जो नल वाला, तो नथिंग हो जाएगा। तो नथिंग भी आ जाएगा इसी में, वार, लेट, नथिंग। कॉन्स्ट भी याद रखना आपको, कॉन्स्ट अभी जस्ट था इसके पहले। ये देखो मैंने बोला कॉन्स्ट भी होता है, ये देखो ये वार, लेट, कॉन्स्ट, ये तीनों है ना। एक और नथिंग दे दिया, नल वाले कहते हैं नथिंग। तो सेट नहीं होता, याद रखना, सेट आपको उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कौन सी क्लास प्रॉपर्टी इमेज को ट्रांसपेरेंट बनाती है? ये लो, ट्रांसपेरेंट, ये तो आप बता ही लोगे आसानी से, है ना। W3 CSS पढ़े हो मेरे साथ। ओपेसिटी, ग्रे स्केल क्या करेगा? थोड़ा सा ग्रे स्केल बनाते रहे, है कि नहीं? देखा कि नहीं? ये सब सबका अलग अलग काम है। ओपेसिटी बनाता है, W3 ग्रे स्केल बनाता है, ट्रांस नहीं होता कुछ। ये देखो, इंडेक्स पेज किसको कहते हैं भाई? याद रखना, इंडेक्स पेज होम पेज को कहते हैं, पहले पेज को। तो पहला पेज कौन सा है? द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। अगर होम पेज पूछे तो भी वही चीज है, होम पेज, इंडेक्स पेज, फर्स्ट पेज, तीनों एक ही चीज है। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं, एजू डोमेन क्या है? ये तो बच्चा बता देगा। एजू डोमेन मतलब एजुकेशन डोमेन। और ये क्या है? कॉमर्शियल, मतलब .com जो लगता है ना, उसको कहते हैं कॉमर्शियल डोमेन। बस, बाकी एक होता है नेटवर्क के लिए .net, संगठन के लिए ORG, ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऐसे होता है। इंडिया के लिए .in होता है, .in इंडिया के लिए होता है। पाकिस्तान का .pk होता है, चाइना का .ch होता है, .uk होता है यूके का, .us होता है USA का, सबका अलग अलग है। .gov होता है सरकार का, गवर्नमेंट का। ऐसे होते हैं बहुत दोस्तों, अभी जितना याद आया बता दिया। ये देखो, लिस्ट में कौन सा वैलिड लिस्ट टाइप नहीं है? अच्छा, स्मॉल तो होता है, लार्ज भी होगा, एक्स्ट्रा लार्ज भी होगा, एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं होता। इसके जगह पे एक होता है टीनी। क्या होता है? टीनी। टीनी लगा दोगे अगर आप, तो 10 पिक्सल बोलते हैं इसको।
ये 12 होता है, ऐसे ऐसे सब बढ़ते जाते हैं स्मॉल, तो एक्स स्मॉल नहीं होता है, बाकी होता है सब। ये देखो, इनवैलिड इनपुट टैग टाइप विशेषता मान की पहचान करें। इन्हीं में से इनवैलिड कौन सा है? अच्छा, जब आपने देखा होगा इनपुट, उसके बाद टाइप लिखते हो यहां पे ऐसे बराबर डबल कोट के अंदर लिखते हो, मान लो आपने लिख दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट लिख के ये बंद कर दिया, तो ये जो बीच का खाली जगह छोड़ दोगे यहां पे, तो यहां पे एक बॉक्स बन जाएगा ऐसे, जो कि टेक्स्ट, इसमें आप टाइप कर सकते हो। अगर इसी चीज टाइप के जगह पे आपने बदल के लिख दिया सबमिट, सबमिट लिख दिया, तो दोस्तों एक ऐसे बटन बन जाएगा। और यहां पे कुछ लिख के, जैसे यहां पे वैल्यू डाल दिया आपने, मान लो एक वैल्यू डाल दिया, वैल्यू में लिख दिया सबमिट, तो यहां पे सबमिट लिख के आ जाएगा, मतलब इसको दबाओगे तो सबमिट हो जाएगा, एक बटन बन जाएगा। हाँ, बटन से भी बटन बनता है, सबमिट से भी बटन बनता है, बटन से भी बटन बनता है, ये चीज है। अब चेक बॉक्स होता है, एक की जगह पे आपने चेक बॉक्स लिख दिया, तो आपका ऐसे चेक बॉक्स बन जाएगा। और रेडियो बॉक्स नहीं होता, सिर्फ रेडियो होता है, यहां पे आप रेडियो लिख सकते हो। चेक बॉक्स ऐसे बनता है, सॉरी, चेक करने के लिए रेडियो बनता है गोला गोला, यहां पे आप रेडियो लिख दोगे तो गोला गोला ऐसे बन जाएगा, रेडियो बटन बन जाएगी आपकी, जिसपे आप, जैसे आपने मेल फीमेल, तो मेल पे क्लिक कर दो, ऐसा होता नहीं वो चीज। विभिन्न स्थितियों के आधार पर विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए किस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है? क्या कह रहा है? गर्मी ज्यादा हो गई दोस्तों आज थोड़ी सी, काफी देर से पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा जानते हो आप लोग, इसी बात पर दबा के लाइक वाइक करने किए रहना, और पढ़ाई बन जम करो आप लोग, टेंशन नहीं लेना है। क्या पूछ रहा है? विभिन्न स्थितियों के आधार पर विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए किस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है? अच्छा, याद रखना, जब विभिन्न क्रियाओं को करना है तो आपको स्विच यूज करना बेस्ट रहेगा आपका। स्विच होता है, जैसे बहुत सारा यूज करना, स्विच यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और भी कह रहा ना, विभिन्न क्रिया करने के लिए, और स्थितियां भी विभिन्न हो, क्रिया भी विभिन्न हो, तो स्विच सबसे बेस्ट होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निर्देशों के उपसर्ग के रूप में किया जा सकता है? अच्छा, तो देखो, एनजी का प्रयोग करते ही हैं, बच्चा बच्चा जानता है, यही उत्तर हो जाएगा। डेटा में अगर ऐसा लग जाता है, एक डेटा भी कर देते हैं कभी कभी, डेटा लगा के इसे एनजी के, वैसे एनजी ही उत्तर हो जाएगा आपका, बस ये लगना जरूरी है, नहीं तो डेटा वोटा नहीं होता, ठीक है। ये लगना जरूरी होता है, तब हो जाता है, एक बार चल जाता, तब आप कर सकते थे, ठीक है, लेकिन एनजी है उत्तर। जावास्क्रिप्ट को बदल सकता है क्या? जावास्क्रिप्ट किसको बदलेगा? ये भैया बदलेगा एचटीएमएल कंटेंट्स को, एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स वैल्यू को, एचटीएमएल स्टाइल को, सब बदल सकता है नहीं, मतलब बदल सकता है ना, इसको आप जो जिसे भी कोडिंग करोगे कर सकता है। जावास्क्रिप्ट बहुत खतरनाक चीज है, इसको देखो। इंटरनेट के सभी कंप्यूटर कनेक्शन द्वारा किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट के सभी कंप्यूटर कनेक्शन द्वारा किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, टीसीपी आईपी ही तो करेंगे ना, बच्चा बच्चा ये भी कर लोगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। पहली कंडीशन गलत होने पर परीक्षण करने के लिए एक नई कंडीशन निर्दिष्ट करने का उपयोग। देखो, अगर आपको सिर्फ एक कंडीशन लगाना है तो सिर्फ इफ लगा दोगे। इफ से लगाया आपने, इफ कुछ भी, ऐसे बता रहा हूं, ए बड़ा है बी से, तो आएगा ट्रू, बस एक ही कंडीशन। अगर दूसरा लगाना है, जैसे कि ट्रू आए या फिर फॉल्स आए दोनों, तो एल्स फॉल्स, मतलब अगर सही है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स है। तो दो आउटपुट आपको दोनों में से कोई एक देना है, तो ट्रू या फॉल्स देना है। ट्रू या यहां पर कुछ और लिख सकते हो आप, तो एस आर नो लिख सकते हो, तो ऐसा जाएगा। अगर इससे भी अधिक करना है तो आपको एल्स इफ लगाना होता है। एल्स इफ
एल्स इफ 2 बार 3 बार 4 बार लगा सकते हो आप, तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्स इफ बेस्ट उत्तर होगा। ठीक है, पहली कंडीशन गलत होने पर नई कंडीशन, तो एल्स इफ बेस्ट होगा। लगाते जाओ एल्स इफ, चाहे इतनी बार लगाओ, आपका मर्जी है कि नहीं। 2 बार लगाना हो तो सिर्फ एल्स, मल्टीपल बार करना है तो। एचटीएमएल टैग्स में नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स की पहचान है। देखो सेमेंटिक नॉन सेमेंटिक में क्या अंतर होता है, जो जिसके लगाने से कुछ फर्क पड़ता है उसको सेमेंटिक कहते हैं, और जिस टैग को लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको नॉन सेमेंटिक। ड्यू लगाने से कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। ड्यू एक सीधा साधा टैग है। फॉर्म लगाओ तो फॉर्म बनाने के लिए लगा रहे हो आप, टेबल लगा टेबल बनाने के लिए लगा रहे हो आप, आर्टिकल आर्टिकल लिखने के लिए लगा रहे हो आप। ड्यू ड्यू आप कहीं भी लगा सकते हो। सीएसएस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, पढ़ लेते हैं। सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल सीट है, ये तो सही है। प्रस्तुति से अलग कटिंग, सेपरेट कटिंग फ्रॉम प्रेजेंटेशन, ये भी सही है। वेब पेज का वर्चुअल लेआउट स्थापित करें, ये भी सही है। पूछ रहा क्या नहीं है, अच्छा एक ही बचा मार्कअप। देखो मार्कअप करने के लिए तो एचटीएमएल जिंदाबाद है भैया, एचटीएमएल जिंदाबाद था, है और रहेगा। किसके लिए, मार्कअप करने के। याद रखना ये सीएसएस हो या जावास्क्रिप्ट, ये सारा चीज एचटीएमएल का ही काम करता है। ये लोग एचटीएमएल के मदद करते हैं, मदद। सीएसएस उसको सजाता है, सुंदर बनाता है, और जावास्क्रिप्ट उसको तेज तर्रार बनाता है। समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका उत्तर डी नंबर हो गया। कौन W3 टेक्स्ट में मान्य टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास नहीं है। देखो याद रखना आप, लेफ्ट अलाइन ये बिल्कुल सही है, W3 राइट अलाइन ये भी सही है, और W3 सेंटर ये भी सही है। देखो इन दोनों के लिए तो लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन लगाया जाता है, लेकिन सेंटर में सिर्फ सेंटर लिखा जाता है, अलाइन नहीं। ये मैंने आपको पढ़ाया है, अगर जो पढ़ा होगा उसको मालूम होगा। नोट्स बनाया होगा भाई आपके, तो आपके ऊपर है कि आप कितना कैसे पढ़ते हो, डिपेंड आप पे करता ना, कितना किस हिसाब से पढ़ रहे हो, कैसे नहीं पढ़ रहे हो। अब HTTP पुट क्या करता है, देखो एक होता है पुट, एक होता है पोस्ट। HTTP की बात कर रहा हूं, एक होता है पैच। पुट क्या करेगा, पोस्ट ये पूछ क्या रहा है, पुट पूछ रहा है, ठीक है। पैच करता है अपडेट, मतलब अपडेट का मतलब कुछ चीजें उसमें चेंजेस करनी, जैसे अपडेट। पोस्ट करता है ऐड, और पुट करता है चेंज या रिप्लेस। चेंज या रिप्लेस मतलब पूरा बदल देता है, रिप्लेस कर देगा किसी चीज को। 3 चीजें अलग अलग काम होता है। अब इसमें रिप्लेस और चेंज के बारे में कहा, रिटर्न कंटेंट ऑफ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न हेडर इंफॉर्मेशन, रिप्लेस द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट विद द इंक्लोज डेटा। रिप्लेस कर देता है भाई, याद रखना। सी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। पोस्ट पूछे तो ये नया बना देता है, न्यू ऐड करता है, पूरा का पूरा। मतलब ये ऐड करने के लिए होता है, ये अपडेट करने के लिए। तो ये चीज हो गया। 99वां क्वेश्चन है ये, स्विच ब्लॉक से बाहर आने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी ब्लॉक से आपको बाहर आना होता है तो प्रोग्रामिंग में, खास करके जावा स्क्रिप्ट में, ब्रेक का प्रयोग कर देते हैं हम लोग। इसका ब्रेक का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहीं पे आपका 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब मिलेंगे भाई अगली क्लास में। कब मिलेंगे, अब अगली किसी क्लास में मिलेंगे। उम्मीद है कि ये क्लास आपका पूरा क्लियर है, समझ में आ गया हो। कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप लोग कमेंट में बताना। काफी समय भी हो गया, थक भी गया थोड़ा बहुत। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, लाइक वाइक कर देना बढ़िया से, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।